अस्सलामुअलैकुम देवता एपिसोड 229। किम्मी कॉटेज के हालात मालूम करना चाहती थी। मैंने अफसर की जुबान से कहा, सॉरी किम्मी, मुझे आने में देर हो गई। हथियार इसे वापस कर दो। इसके साथ बंगले के पिछले दरवाजे से अंदर जाओ। वहां से यास्मीना को गन पॉइंट पर ले आओ। फिर उसे लेकर जजीरे के शुमाली साहिल की सिमत जाओ। रास्ते में कहीं पारस वगैरह से मुलाकात हो सकती है। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगी। मैं अफसर के अंदर मौजूद था। वो दोनों बंगले के पिछले हिस्से में आए। वहां भी मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे। उन्हें ललकार कर कहा गया, हॉल्ट, वहीं रुक जाओ। अफसर ने मेरी मर्जी के मुताबिक शनाख्त कराई। फिर कहा, मैं 2 नंबर कैंप की कैदी किमी कारमन के साथ आया हूं। ये बिल्कुल निहत्ती है और खानम को सुपर मास्टर के मुतालिक अहम इतला देना चाहती है। खानम ने खिड़की से देखते हुए कहा, उसे अंदर ले आओ। अफसर किमी को स्टेन गन की जद पर रखते हुए बंगले के ड्राइंग रूम में आया। तवक्को के मुताबिक जरीना और यास्मीना नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ खानम 2 मुसल्ला बॉडी गार्ड्स के साथ खड़ी हुई थी। किमी ने कहा, जैसा कि आप जानती हैं, मैं सुपर मास्टर के लिए काम करती हूँ। जजीरे में मास्टर के जो जासूस हैं वो अभी मेरे पास आए थे। उन्होंने इस अफसर को गन पॉइंट पर रखकर मेरी हथकड़ी खुलवाई। वो कह रहे थे इस जजीरे पर हवाई हमला होने वाला है। उससे पहले मुझे और दोनों पारस को एक महफूज मुकाम पर पहुंचाया जाएगा। वहां से वो हमें हेलीकॉप्टर में जजीरे से बाहर ले जाएंगे। खानम ने अफसर को देखकर पूछा, क्या यह दुरुस्त कह रही है? बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। आपने किमी के लड़ने का अंदाज अपनी आंखों से देखा है। मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ इसने रिहाई दिलाने वालों पर हमला किया। फिर देखते ही देखते उनसे हथियार छीनकर उन्हें मार डाला। वो तादाद में 3 थे, तीनों मर गए। खानम ने किमी से पूछा, तुमने अपने हमायतियों को क्यों मार डाला? मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। आपने और पारस ने मेरी जान बख्शी थी। यह नई जिंदगी आपकी अमानत है। मैं इल्तजा करती हूं, आका राजी और दोनों बेटियों को लेकर यहां से किसी महफूज मुकाम की तरफ चली जाएं। दुश्मनों को आपकी रिहाइश का इल्म है, वो यहां जरूर बमबारी करेंगे। खानम सोच में पड़ गई। अफसर ने कहा, आप वक्त ज़ाया न करें। कॉटेज का दरवाज़ा तोड़कर दुश्मन दोनों पारस को ले गए हैं। इससे साबित होता है कि सुपर मास्टर की तरफ से जल्द ही ज़बरदस्त इंतकामी कार्रवाई होगी। खानम ने कहा, बात समझ में आ रही है। तुम लोगों को मिलने वाली इतला पर भरोसा करना चाहिए। हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। हमें एहतियातन यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने हुक्म दिया, सलमान राजी को स्ट्रेचर पर डालकर एक वैगन में पहुंचाया जाए। वो थोड़ी देर के लिए कमरे में गई। जब बाहर आई तो अपनी दोनों बेटियों के साथ हथियारों से लैस थी। फिर वो काफिला एक वैगन में वहां से रवाना हुआ। किमी और अफसर अपनी जीप में उनके पीछे चल पड़े। खानम और सलमान राजी ने बुरे वक्त के लिए उस जजीरे में जरूर कोई पनाहगाह बनाई होगी। वो शायद उसी तरफ जा रहे थे। मैं पारस के पास आया। वो लोग कॉटेज से दूर निकलने के बाद एक जीप में सवार हो गए थे। उनमें 6 अफराद की गुंजाइश थी। 2 मेरे बेटे और 4 मुसल्ला दुश्मन थे। उन्हें अली तैमूर की तरफ से अंदेशा नहीं था। वो उसे अपना आदमी समझते थे, इसीलिए उसे अगली सीट पर बैठाया गया था। पारस पिछले हिस्से में 3 अफराद के नेरगे में था। मैं उनकी आवाज़ सुनकर उनके दिमागों में जगह बना चुका था। मैंने दोनों बेटों से कहा, ये जहां जा रहे हैं वहां इनके आदमी काफ़ी तादाद में है, लिहाजा रास्ते में ही निजात हासिल कर लो। दूर से कई तैयारों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर बॉम्ब के धमाके सुनाई दिए। मैंने एक दुश्मन के दिमाग पर कब्जा जमाकर उससे फायरिंग कराई। पीछे बैठे हुए 2 अफराद खत्म हो गए। ड्राइव करने वाले ने जीप रोक दी। वो पलटकर फायरिंग की वजह मालूम करना चाहता था। उसे भी एक गोली ने तमाम कर दिया। पारस ने फायरिंग करने वाले से तमाम हथियार ले लिए। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो वो परेशान हो गया और अपने मुर्दा साथियों को देखने लगा। अली तैमूर ने कहा, वहां से उठो और अपने आदमियों की लाशें बाहर फेंको। उसने हुक्म की तामील की। तीसरी लाश फेंकते वक्त वहां से भागने लगा, लेकिन वो गोली से तेज नहीं जा सकता था। एक गोली सनसनाती हुई आई। उसके भागते हुए कदम जमीन से उखड़े। फिर वो औंधे मुंह गिरकर हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, जीप ड्राइव करने वाले के पास कुतुबनुमा था, उसे लेकर देखो और मगरबी साहिल की तरफ जाओ। खानम का काफिला उसी सिमत गया है। अली तैमूर ने लाश की जेब से कुतुबनुमा निकाल कर देखा। बहुत दूर फिर धमाके सुनाई दिए। उसने एक सिमत देखते हुए कहा, इस कुतुबनुमा से पता चलता है मगरबी साहिल पर बमबारी हो रही है। मैं फौरन ही किमी के पास पहुंचा। उसने अफसर को फिर रिवॉल्वर के जरिए काबू में कर रखा था। मैंने उसकी जुबान से पूछा, तुम लोगों की गाड़ियां क्यों रुक गई हैं? वो बोली, हम जिधर जा रहे हैं उधर बमबारी हो रही है। मैंने कहा, मगरबी साहिल पर राजी की जितनी मोटर बोट्स और लॉन्ची हैं उन्हें दुश्मन तबाह कर रहे होंगे ताकि ये फैमिली जजीरे से फरार ना हो सके। खानम रास्ता बदल रही है, किसी दूसरी सिमत जाएगी। किमी, उसका रास्ता रोको। शुमाली साहिल पर खतरात ज्यादा हैं। मैं अफसर के जरिए फायरिंग शुरू करता हूं। तुम जीप से निकलकर किसी दरख्त या पत्थर की आड़ में चली जाओ। अफसर ने जीप में रखी हुई स्टेन गन उठाई। फिर वहां से उतरकर वैगन के पिछले पहियों पर फायर करने लगा। वैगन रास्ता बदलने के लिए एक सिमत घूम रही थी। अचानक धमाके हुए। दोनों पहिए बेकार हो गए। अफसर दौड़ता हुआ एक दरख्त की तरफ जाने लगा। खानम के आदमी वैगन से निकलकर उस पर गोली चलाने लगे। वो यकबारगी चीख मारकर लड़खड़ाया। स्टेन गन हाथ से निकली। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। हमने उस कमबख्त से बड़े काम लिए थे, अब वो कमबख्त किसी काम का नहीं रहा था। उधर एक मुसल्ला गार्ड किमी की फायरिंग से हलाक हो गया था।
दूसरा गार्ड कह रहा था, बेवकूफ़ औरत, तुम अकेली हो, हथियार फेंक कर सामने आ जाओ वरना हराम मौत मरोगी। क्या हथियार फेंकने के बाद जो मौत तुम मुझे दोगे वो हराम नहीं होगी? खानम ने पूछा। तुम्हारी साजिश कामयाब हुई, तुम हमें बंगले से निकाल कर यहाँ ले आई। यकीनन तुम सुपर मास्टर के लिए ऐसा कर रही हो। वो बोली, खानम तुम जजीरे की मालका हो मगर अकल से पैदल हो। अगर मैं सुपर मास्टर के लिए काम करती तो यूं तनहा ना होती। फिर हमसे क्यों दुश्मनी कर रही हो? इसलिए कि तुम लोगों ने पारस से ख्वामखा दुश्मनी शुरू कर दी है। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक पारस की एहसानमंद रहूंगी। वो यास्मीना को दिलो जान से चाहता है। मैं यास्मीना से पूछती हूँ। उसका महबूब एक तरफ सुपर मास्टर के आदमियों से निमट रहा है, दूसरी तरफ उसके वालिदैन की दुश्मनी भुगत रहा है। ऐसे वक्त क्या वो अपने महबूब का साथ देना चाहेगी? मैं उसके पास जा रही हूँ, क्या वो मेरे साथ चलेगी? यास्मीना ने वैगन की खिड़की से सर निकाल कर कहा, मैं अपने पारस के पास जाऊंगी। खानम उसे खिड़की के अंदर खींचकर बोली, शट अप, क्या दीवानी हो गई हो? माँ बाप और बहन का साथ छोड़ना चाहती हो? मम्मी, आपके साथ जजीरे के हजारों फौजी हैं, पारस अकेला है। मौत आएगी तो मैं उसके साथ मरना चाहूंगी। खानम के हाथ में एक छोटा सा ट्रांसमीटर था, उसके एक वफादार की आवाज आ रही थी। वो कह रहा था, दुश्मन के तैयारों ने मगरबी साहिल के एक मोटर बोट और एक लॉन्च को तबाह कर दिया है। हमारे कई आदमी मारे गए हैं, कई जख्मी हो चुके हैं, उन्हें तिब्बी अमदाद पहुंचाई जा रही है। खानम ने हुक्म दिया, जजीरे में जितने गद्दार ईसाई और यहूदी हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करो। यास्तीन के सांप खत्म हो जाएंगे तो हेलीकॉप्टर या पैराशूट से उतरने वाले दुश्मनों को नाबूद करना आसान होगा। वैगन की आड़ में खड़े हुए गार्ड्स ने किमी को ललकार कर कहा, तुम बेबी यास्मीना को बहला फुसलाकर यहां से नहीं ले जा सकोगी। हमारी बेबी नादान नहीं है। हम तुम्हें आखिरी वार्निंग देते हैं, हथियार फेंक कर सामने आ जाओ। किमी ने गोली चलाई। बोलने वाला हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो बोली, मेरे पास हैंड ग्रेनेड है, सिर्फ एक ही फेंकूंगी तो तुम सब वैगन समेत तबाह हो जाओगे। मैं तुम लोगों को वैगन से निकलकर जाने भी नहीं दूंगी। उससे पहले ही मौत के धमाके शुरू हो जाएंगे। खानम अपनी फैमिली को मौत से बचाना चाहती है तो यास्मीना को खाली हाथ यहां भेज दे। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर किमी ने कहा, मैं जानती हूं तुम ट्रांसमीटर के जरिए अपने वफादारों को यहां बुला रही हो, बहुत बड़ी हमाकत कर रही हो। जरा अकल से सोचो, जब तुम मेरे लिए मौत को अटल बना दोगी तो मैं तुम लोगों को कैसे जिंदा छोड़ूंगी? मरते मरते भी हैंड ग्रेनेड के जरिए तुम सबके चीथड़े उड़ा दूंगी। मैं 10 तक गिनती हूं, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। फिर उसने गिनती शुरू की, 1 2 3 4। खानम ने पूछा, जिस यास्मीना को पारस के पास ले जाने आई हो, क्या उसे भी हमारे साथ मार डालोगी? यास्मीना की मौत से पारस को सदमा होगा, लेकिन मरने वालों के लिए लोग कितने दिन रोते हैं, आखिर सब्र आ जाता है। 5 6 7 8। वैगन का दरवाजा खुल गया। चांदनी में यास्मीना दिखाई दी। वो खाली हाथ थी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई पूछ रही थी, तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूं, सीधी चल जाओ। वो बहुत दूर तक सीधी चलती रही। कितने ही दरख्त आसपास से गुजर गए। वैगन नजरों से ओझल हो गई। उसने पूछा, आखिर तुम कहाँ हो? मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, अपने दाएं तरफ मुड़ जाना, फिर इसी सिमत चलती रहो, मैं तुम्हें देख रही हूं। वह दाएं जाने मुड़ने के बाद उसी सिमत चलते हुए बोली, तुम सामने क्यों नहीं आती? जवाब में गोली चलने की आवाज आई। एक गार्ड की आखिरी चीख दूर तक गूंजती हुई गई। किमी ने कहा, तुम्हारे बाप के वफादार तुम्हारे आसपास छुप कर आ रही हैं। मैं गोरीला जंग लड़ना जानती हूं, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे सामने क्यों नहीं आ रही हूं। वो जहां से बोल रही थी उधर कई जगह से फायरिंग हुई। फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ख्याल था कि किमी मारी गई है या जख्मी हो गई है। घने दरख्तों के बायस चांद की रोशनी ना होने के बराबर थी। दूर तक गहरे साए थे। कितने ही साए दौड़ते हुए दिखाई दिए। फिर जवाबी फायरिंग हुई। दौड़ने वाले 2 साए उछलकर गिर पड़े। किमी की आवाज सुनाई दी, मैं हर बार बोलने के लिए जगह बदल देती हूँ। यास्मीना, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम पर कोई गोली नहीं चलाएगा, तुम सीधी आती रहो। वह दुरुस्त कह रही थी। यास्मीना की हिफाजत करने वाले उस पर गोली चला रहे थे और वह जवाबी फायरिंग कर रही थी। यास्मीना को दोनों तरफ से तहफ्फुज हासिल था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी। वो जजीरे में पैदा हुई थी, वहीं जवान हुई थी, वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। वो जानती थी कि जजीरे के किस हिस्से से गुजर रही है और किस सिमत जा रही है, लेकिन कब तक चलते रहना होगा ये नहीं जानती थी। तकरीबन 2 घंटे बाद उसने बेजार होकर कहा, किमी, मैं एक चट्टान के आसपास आकर रुक गई हूं, कोई इधर गोली ना चलाए, मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगी। जवाब में पारस की आवाज सुनकर वो खुशी से खिल उठी। वो कह रहा था, यास्मीना, मैं आ गया हूं। किमी की चाल को समझो, हम मसलियतन तुमसे दूर हैं। तुम अपने बाप के वफादारों से और माँ से कहो तुम्हारे पीछे ना आए। यास्मीना ने कहा, मैं तमाम वफादारों को हुक्म देती हूँ वो वापस चले जाएं। खानम की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कोई वापस नहीं जाएगा। यास्मीना, तुम वापस आओ, अब हमारी तरफ कोई हैंड ग्रेनेड नहीं फेंकेगा, हम महफूज हैं। मेरी बच्ची यास्मीना, वापस आ जाओ। वो बोली, मम्मी, थोड़ी सी अकल मुझ में भी है। आपने पारस से दुश्मनी की है, मैं आपका साथ दूंगी तो आप और डैडी मेरी खातिर उसे दोस्त बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप मेरी वापसी का ख्याल दिल से निकाल दें और अपने वफादारों के साथ डैडी को खुफिया पनाहगाह में ले जाएं। मैं यकीन दिलाती हूँ पारस कभी दुश्मन बनकर
उस खुफिया पनाहगाह की तरफ नहीं आएगा। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए कभी पारस और अली तैमूर के पास और कभी किमी के पास आता। वो अब एक दूसरे से ज्यादा फासले पर नहीं थे, किसी वक्त भी मिल सकते थे। मैंने सुपर मास्टर के जरिए जिन अहम अफराद के दिमागों में जगह बनाई थी, उनके जरिए मुझे 3 ऐसे खुफिया अड्डों के मुतल्लिक मालूमात हासिल होने वाली थी जहां ट्रांसफार्मर मशीन के नक्शे रखे हुए थे। मैंने दोनों बेटों से कहा, मैं सुपर मास्टर के जरिए अहम खुफिया अड्डों तक पहुंचने वाला हूं। मुझे यकीन है तुम दोनों हालात पर काबू पालोगे। उन्होंने कहा कि मैं इत्मीनान से जाऊं, उनकी फिक्र ना करूं। अगर दूसरी जगह दिन रात की मसरूफियत रहे तो आर्मर उनकी खैरियत मालूम करता रहेगा, लेकिन उनकी मामा रसवंती को उनके दिमागों में आने से रोका जाए, वरना वह ममता की मारी फिर कुछ गड़बड़ करेंगी। मैंने रसवंती को सख्ती से मना किया। वो बोली, एक माँ ऐसी पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा, एक माँ को कुछ कुर्बानियां भी देना पड़ती हैं। तुम्हारे वहां ना जाने में ही दोनों बेटों की भलाई है। तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो आर्मर से उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लेना। आर्मर ने भी रसवंती को समझाया कि दोनों पारस 2 तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, उन्हें अपने तौर पर उनसे निमटने दिया जाए। मुख्तसर ये कि मैं जजीरे से चलाया। अभी सुपर मास्टर की हुकूमत से यह नहीं कह सकता था कि वो जजीरे से मेरे बेटों को अगवा करने की कोशिश ना करें। मैं उस हुकूमत के आला ओहदेदारों की दानिस्त में गाफिल था। अभी मैंने टेलीपैथी जानने वाले सुपर मास्टर को छेड़ा नहीं था और 3 खुफिया अड्डों तक पहुंचने से पहले छेड़ने का इरादा भी नहीं था। वो सब तजब्जुब में थे। उन्हें शुबा था कि मैं बीमार सुपर मास्टर के दिमाग तक पहुंच गया हूं, लेकिन यह भी मालूम था कि मैं खुद बीमार हूं और ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं हूं। ऐसी ही कुछ फहमियों और गलत फहमियों के जरिए हालात और वाकयात करवटें बदलते रहती हैं। यास्मीना पारस की आवाज़ सुनने के बाद चट्टान के पास ठहर ना सकी। उसकी आवाज़ की सिमत जाने लगी। अली तैमूर ने कहा, ऐसा तमाम रात होता रहेगा। यास्मीना तुम्हारी तरफ बढ़ती रहेगी और खानम उसके पीछे आती रहेगी। मैं दूसरी सिमत जा रहा हूँ। उधर से फायरिंग करके खानम और उसके वफादारों को अपनी तरफ बुलाऊंगा। वो पारस से अलग होकर दरख्तों और पत्थरों की आड़ लेता कहीं नीम तारीकी में गुम हो गया। वहां पहले ही किमी और पारस 2 मुख्तलिफ सिमतों से फायरिंग कर रहे थे। जब अली तैमूर ने तीसरी सिमत से फायरिंग शुरू की तो खानम और उसके वफादार अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्हें यास्मीना से दूर होना पड़ा। वो एक गाड़ी के बगैर ना कहीं जा सकते थे ना किसी जगह रुक सकते थे, क्योंकि सलमान राजी गाफिल पड़ा हुआ था। उसे अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक मसला बन गया था। पारस ने आवाज़ दी, यास्मीना मेरी आवाज़ की सिमत आओ। ये कहते ही वो अपनी जगह छोड़कर जरा दूर एक दरख्त के पीछे आ गया। अगर दुश्मन शूटिंग टारगेट के फासले पर होते तो जरूर उसकी आवाज़ पर गोली चलाते। यास्मीना दीवानावार दौड़ती हुई आई। पारस ने आवाज़ दी, मैं उधर नहीं इधर हूं। उसने आवाज़ की सिमत एक दरख्त को देखा। वो कुछ फासले पर था मगर सिर्फ दरख्त था, वो नहीं था। उसने पांव पटक कर पूछा, क्या मुझसे आंख मचोली खेल रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए अपना मैका छोड़कर आई हूं। जिस दरख्त को देख रही हो उसी के साए में चली आओ। वो दौड़ती हुई आ गई। चारों तरफ घूमकर देखने लगी। पारस तुम कहाँ हो? मैं जमीन और आसमान के बीच में हूं। उसने सर उठाकर देखा। वो दरख्त की एक शाख पर बैठा उसकी तरफ झुका हुआ कह रहा था, हाथ बढ़ाओ। उसने दोनों हाथ उठा दिए। पारस उसके हाथों को थाम कर ऊपर उठाने लगा। वो घबरा कर बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरी जान, आसमान ना मेहरबान है और जमीन पर गोले बरस रहे हैं। अब प्यार करने वालों के लिए यही जगह रह गई है। वो कुछ कहना चाहती थी। पारस ने मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी में कहा, मुंह से आवाज ना निकालना, एक जरा हरकत ना करना, यहां पत्तों में छुपी रहो, मैं अभी आता हूं। वो आहिस्तगी से उठकर 2 शाखों पर पांव जमाकर खड़ा हो गया। दोनों हाथों में स्टेन गन संभाल कर नीचे देखने लगा। दौड़ते हुए कदमों की आवाज करीब आ रही थी। दोनों भाइयों की कुव्वत समात को इस कदर तेज और हसास बनाया गया था कि वो दूर की आहट को भी सुन लेते थे। वो आने वाले उसी दरख्त के नीचे आकर रुक गए थे। वो सिर्फ 2 थे। एक ने कहा, वो कहाँ गायब हो गई? मैंने इसी दरख्त के पास देखा था। दूसरे ने कहा, तुम्हें धोखा हुआ है। कैसी बात करते हो? मैंने दूरबीन से देखा था। ये दरख्त का तना जरा सा खोखला है। लड़की यही थी, मैं यकीन से कहता हूं वह सलमान राजी की बेटी होगी। अगर वो हाथ आ जाए तो सुपर मास्टर खुश हो जाएगा। एक ने सर उठाकर देखा। पारस बिल्कुल तैयार था, लेकिन सर उठाकर देखने वाला मायूस हो गया। दरख्त घना था, बेशुमार पत्तों ने उन्हें छुपा रखा था। चांद की रोशनी काफी नहीं थी। वो टॉर्च के जरिए देख सकते थे, मगर टॉर्च नहीं होगी या उससे रोशन करके वो किसी की गोली का निशाना नहीं बनना चाहते थे। उस जजीरे में आज सबका रत जगा था। शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब तक सभी दौड़ते भागते मारते और मरते फिर रहे थे। दरख्त के साए में खड़े हुए दोनों मुसल्लह अफराद उछलकर तने की आड़ में चले गए। एक गाड़ी की आवाज करीब आ रही थी। फिर कोई 25 या 30 गज के फासले पर एक जीप आकर रुक गई। उसमें 6 मुसल्लह अफराद नजर आ रहे थे। उनमें से 2 अफराद उतरकर चारों तरफ देखने लगे। एक ने जीप के अंदर से बोतल उठाई, फिर उसे खोलकर चंद घूंट पीने के बाद मुंह बनाकर बोला, आखिर वो दोनों भागकर कहाँ जा सकते हैं? सलमान राजी भी उनका दुश्मन हो गया है। हम भी उन्हें जजीरे के आखिरी सिरे तक नहीं छोड़ेंगे। अगली सीट पर बैठे हुए शख्स को ट्रांसमीटर के जरिए कॉल किया जा रहा था। उसने ट्रांसमीटर को ऑपरेट करते हुए कोड वर्ड्स अदा किए। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलीकॉप्टर आ चुका है। दोनों पारस कहाँ हैं? ओवर। हम तलाश कर रहे हैं, वो जल्दी ही हमारे हाथ आ जाएंगे। ओवर।
हम जिस टीम से राब्ता कायम करते हैं वो यही कहती है कि उन्हें तलाश किया जा रहा है। आखिर वो कब हाथ आएंगे? शुमाली साहिल पर सलमान राजी के वफादारों का दबाव बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। हम ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक इंतजार करेंगे। ओवर एंड ऑल। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। वो एक बोतल से बारी बारी पी रहे थे। दरख्त की आड़ में खड़े हुए दो में से एक शख्स ने कहा, गोली ना चलाना, हम तुम्हारे आदमी हैं। इसने कोड वर्ड्स अदा किए, फिर अपने साथी के साथ दरख्त के पीछे से निकल आया। कहने लगा, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ जरा फासले पर दोनों पारस और सलमान राजी की फैमिली के दरमियान फायरिंग होते देखी थी। जीप वाले एक शख्स ने कहा, क्या तुम लोगों ने दोनों पारस को उधर देखा है? हमने आंखों से नहीं देखा, मगर खानम अपनी बेटी को पारस के पास जाने से मना कर रही थी। एक बार पारस की भी आवाज सुनाई दी। जल्दी खानम को अपने आदमियों के साथ मैदान छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन पर 3 तरफ से फायरिंग हो रही थी। ताज्जुब से पूछा गया, 3 अतराफ से कैसे फायरिंग हो सकती है? वो सिर्फ 2 भाई हैं। क्या उन्होंने अपने हमायती पैदा कर लिए हैं? यही बात हो सकती है। खानम के जाने के बाद मैंने दूरबीन से देखा, मैदान साफ हो गया था, कोई नजर नहीं आ रहा था। बड़ी देर बाद एक लड़की उस दरख्त के पास दिखाई दी। वो सलमान राजी की बेटी होगी। हम इधर आए तो वो गायब हो चुकी थी। जीप वाले ने घूर कर पूछा, क्या तुम कोई जादुई वाकया सुना रहे हो? दूसरे जीप वाले ने कहा, हमें मोहतात रहना चाहिए। अगर वो राजी की बेटी थी तो उसके साथ दोनों पारस भी होंगे। उनका इत्मीनान खत्म हो गया। वो अपने अपने हथियार संभाल कर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगे। दूर जहां चांदनी थी वहां तक दूरबीन से भी देखा जा रहा था। फिर ठाएं से गोली चली। दूरबीन से देखने वाली की पेशानी में सुराख हो गया। इसके साथ ही हर तरफ से फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। सलमान राजी के वफादार बड़ी देर से चुपचाप उन्हें घेर रहे थे और अब हर तरफ से उन पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। जीप वालों ने भागते हुए जवाबी फायरिंग की, मगर उनमें से एक भी बच ना सका। देखते ही देखते सब फना हो गए। सिर्फ एक शराब की बोतल रह गई। वो जीप के मडगाड़ पर तिरछी पड़ी हुई थी और उसमें से शराब एक पतली सी धार की सूरत में गिरती जा रही थी और जमीन पर पड़ी हुई एक लाश के चेहरे को धोती जा रही थी। उस पीने वाले का आखिरी गुसल भी शराब से हो रहा था। कामयाब हमला करने वाले वफादार मोहतात अंदाज में कदम बढ़ाते हुए आए। वो तादाद में 10 थे। एक ने कहा, वो लोग बेबी यास्मीना को यहां से ले गए हैं। हमें खानम के हुक्म के मुताबिक शुमाली साहिल की जानिब जाना चाहिए। वो अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। पारस आहिस्तगी से यास्मीना के पास आकर बैठ गया। वो बोली, तुम अपने भाई के साथ कब तक और कहां तक भागते रहोगे? यहाँ जितनी भी पनाहगाहें हैं वहां डैडी के वफादार पहुंच गए होंगे, ताकि हमें कहीं पनाह लेने की मुनासिब जगह ना मिले। क्या तुम खौफजदा हो? हरगिज नहीं। मैं तुम्हारे साथ जीने और तुम्हारे साथ मरने आई हूं। तो फिर इत्मीनान रखो, मैं अपनी कोशिशों की हद तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारा सर झुकने दूंगा। इंशाल्लाह तुम अपने फैसले पर नहीं पछताओगी। तुम इतने मुतमईन कैसे हो? आखिर तुमने कुछ तो सोचा समझा होगा। मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूं कि इस जजीरे में तुम्हारे बाप के इक़्तिदार का सूरज डूब चुका है। ये तुम कैसे कह सकते हो? ऐसे कि यहां 2 बड़ी ताकतों की जंग शुरू हो चुकी है। एक ताकत नए सुपर मास्टर की है, दूसरी ताकत हमारे पापा की। सुपर मास्टर की हुकूमत ने लीबिया के खिलाफ महाजराई के लिए यह जजीरा तुम्हारे डैडी को दिया था। तुम्हारे डैडी अब उनके लिए काबिल एतमाद नहीं रहे। अब वो सलमान राजी की जगह दूसरा मोहरा यहां लाएंगे, ताकि यहां से लीबिया में दहशतगर्दी और तखरीबकारी का सिलसिला जारी रहे। दूसरी अहमियत हम भाइयों की है। पापा हमें सुपर मास्टर के हाथों में जाने नहीं देंगे और इस जजीरे से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। इस तरह यह जंग हमारे पापा और सुपर मास्टर के दरमियान हो रही है। तुम्हारे डैडी की अब कोई अहमियत नहीं है। वो खामोश हो गया। फिर आहट सुनाई दे रही थी। जरा देर बाद ही किमी और अली तैमूर आ गए। वो मोहतात अंदाज में जीप की तरफ जा रहे थे। पारस ने आवाज दी, अली गोली ना चलाना, हम आ रहे हैं। किमी और अली तैमूर दोनों ही चौंक कर उछल पड़े थे। अली फौरन ही आवाज की सिमत मालूम करके गोली चलाता था और उसने रिवॉल्वर का रुख ठीक उसी दरख्त की शाख की तरफ किया था, मगर भाई की आवाज ने उसे रोक दिया। पारस ने यास्मीना का हाथ थामकर उसे शाख से नीचे उतारा, फिर कूद कर नीचे आया। अली तैमूर ने कहा, तुम्हें तलाश करते करते हम दूर चले गए थे, फिर इधर मुसलसल फायरिंग की आवाज सुनकर वापस आ गई। क्या ये लाशें तुमने गिराई हैं? पारस ने उसे मुख्तसर तौर पर बताया कि वो सुपर मास्टर के आदमी थे। सलमान राजी के 10 आदमियों ने उन्हें घेर कर मार डाला। वो लोग इन भाइयों को तलाश करते फिर रहे हैं। जीप वालों का ट्रांसमीटर सीट पर पड़ा हुआ था, उसमें से इशारा मौसूल हो रहा था। अली तैमूर ने उसे उठाकर ऑपरेट किया। पारस उनके कोड वर्ड्स सुन चुका था। उसने वो कोड वर्ड्स दोहराए। दूसरी तरफ से कहा गया, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग 2 भाइयों को ना पकड़ सके। सलमान राजी के सिपाहियों ने हमारे तमाम आदमी मार डाले हैं। शुमाली साहिल पर हम नहीं रह सकते थे, इसलिए हेलीकॉप्टर परवाज कर चुका है। हम जा रहे हैं, तुम लोग हथियार डाल दो। सुपर मास्टर सलमान राजी को चैन से बैठने नहीं देगा। जल्द ही तुम लोगों को रिहाई मिल जाएगी। ओवर। अली तैमूर ने कहा, यहां से जा रहे हो? बड़ा एहसान कर रहे हो। तुम्हारे आदमी हथियार डालने से पहले ही जमीन पर सो रहे हैं, क्योंकि आदमी को आखिरी नींद मिट्टी में ही आती है। ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया और किम्मी के साथ अगली सीट पर बैठ गया।
पारस ने पिछली सीट पर यास्मीना के साथ बैठते हुए पूछा, कहाँ चलने का इरादा है? वो जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, हम जहां जाएंगे मुसल्लह दुश्मनों से सामना होता रहेगा। हमारे लिए एक पनाहगाह जरूरी है। यास्मीना ने कहा, यहाँ की कई पनाहगाहें मेरे इल्म में हैं, लेकिन वहां डैडी के मुसल्लह वफादार होंगे। अली ने कहा, हमें उनकी परवाह नहीं। तुम किसी ऐसी पनाहगाह की तरफ रहनुमाई करो जहां हमें हथियार और खाने पीने की चीजें मिल जाएं। हमारी हर पनाहगाह में ये जरूरी चीजें मौजूद हैं। बास पनाहगाहों के चोर रास्ते भी हैं। उन चोर रास्तों का इल्म तुम्हारे डैडी और उनके सिपाहियों को भी होगा। वो रास्ते हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। कोई ऐसी जगह बताओ जहां से हम चारों तरफ नजर रख सकें। वो बोली, जजीरे के चारों तरफ ऐसे मोर्चे बने हुए हैं जहां सिपाही महफूज भी रहते हैं और छत पर रहकर किसी तरफ से भी आने वाले दुश्मन को देखकर ठिकाने लगा देती हैं। ये हमारे काम की जगह है। ऐसे ही किसी मोर्चे की तरफ ले चलो। वो मशरिकी साल की तरफ उनकी रहनुमाई करने लगी। सुबह के 5 बज रहे थे। सलमान राजी मदहोशी और गहरी नींद से वापस आ रहा था। जरीना और खानम जाग रही थी। बार बार ट्रांसमीटर के जरिए अपने वफादारों से पूछ रही थी कि वो यास्मीना को वापस लाने में कामयाब हो गई हैं या नहीं। उन्हें हर बार मायूस कुन जवाब मिलता। सलमान राजी के कराहने की आवाज़ सुनकर माँ बेटी उसके पास आईं। वो आंखें खोलकर सोचती हुई नजरों से पथरीली छत को तक रहा था। खानम ने लीमू के रस से भरा हुआ गिलास बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो, तबीयत संभल जाएगी। वो उठकर बैठते हुए बोला, ये तो हमारी खुफिया पनाहगाह है। हम यहाँ क्यों हैं? सुपर मास्टर ने जजीरे पर हमला कर दिया है। तुम फिक्र न करो, वो पसपा हो रहा है। पारस हमारी यास्मीना को ले गया है, लेकिन वो जजीरे से बाहर नहीं जा सकेगा। तुम इसे पी लो। उसने गिलास को एक हाथ मारकर दूर फेंकते हुए कहा, हम पर इतनी तबाही आ गई और मैं मदहोश पड़ा रहा। ये पारस की सोची समझी स्कीम थी। वो मुझे मदहोश करके मेरी बीवी और बेटियों को दर बदर भटकाना चाहता था। उसने एक खास मंसूबे के मुताबिक यास्मीना को अगवा किया है। जरीना ने कहा, डैडी ठंडे दिमाग से सोचिए। पारस ने मुझे अगवा होने नहीं दिया था। उसने अपने ही भाई के जाल से मुझे निकाला। उसने आपको मदहोश नहीं किया, आपने उसे मुकाबले पर मजबूर किया था। वो गरज कर बोला, बकवास बात करो। क्या तुम्हारी माँ गलत कह रही है कि उसने यास्मीना को अगवा किया है? उसने मेरी बहन को अगवा नहीं किया, अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत बनाया है। मैं यकीन से कहती हूँ जब वो वापस आएगी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। खानम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ये दोनों लड़कियां उन लड़कों पर मर मिटी हैं। अब तो मैं भी कहती हूँ जरा ठंडे दिमाग से काम लेकर पारस और अली से दोस्ती कर लें, फिर पहले मंसूबे के मुताबिक तनवीमी अमल के जरिए अपना ताबेदार बना ले। सलमान रजी एक तरफ घूरते हुए देख रहा था और सोच रहा था। खानम ने कहा, आज आप दोनों भाइयों से टकराएंगे, कल उनका बाप जजीरे में पहुंचेगा तो क्या होगा? उससे पहले बेटों को अपनी गुलामी में लेना बहुत जरूरी है। वो ताईद में सारी लाकर बोला, मैं ताकत और इक़्तिदार के नशे में सियासी चालने चलना भूल जाता हूँ। अगर मैं पारस के साथ पीने का मुकाबला न करता तो अभी तक दोनों भाइयों पर तनवीमी अमल कर चुका होता। वो इस तरह बागी ना होते, मेरे गुलाम और मेरी बेटियों के फर्मा बरदार होते। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं बिगड़ी हुई बात बना सकता हूँ। वो उठकर ट्रांसमीटर के पास आया, फिर उसे ऑपरेट करने के बाद बोला, मैं तुम्हारा आका सलमान राजी बोल रहा हूँ। जजीरे के तमाम वफादारों को बता दो मैं होश में आ गया हूँ। पारस और अली तैमूर तक ये पैगाम पहुंचाओ कि राजी तुम्हारा बुजुर्ग और दोस्त है और ये जुबान देता है कि उसकी ज़ात से दोनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो यास्मीना के साथ वापस आ जाएं। उसने कई मातियत अफसरों को यह पैगाम पहुंचाने को हुक्म दिया। फिर ट्रांसमीटर को ऑफ करके बोला, सुपर मास्टर को यह दुश्मनी महंगी पड़ेगी। अब मैं मास्क मैन से दोस्ती करूंगा। मेरे दहशतगर्द अब सुपर मास्टर के हमायती मुल्कों में तकरीबी कार्रवाइयां करेंगे। उसने जो गढ़ा लीबिया के लिए खोदा था, आइंदा खुद उसमें गिरेगा। वो चकरा कर बैठ गया। खालिस विस्की का नशा नहीं रहा था, मगर कुछ असरात रह गए थे। खानम ने लीमू का दूसरा गिलास ला कर दिया। उसने एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। कुछ फासले पर जरीना खड़ी हुई थी। वो बेटी को सोचती हुई नजरों से देखने लगा। खानम ने कहा, मेरी ये बेटी यास्मीना से ज्यादा समझदार है। ये अली तैमूर को चाहती जरूर है, लेकिन माँ बाप को ज्यादा अहमियत देती है। जरीना ने कहा, मम्मी यास्मीना भी आप दोनों को अहमियत देती है। मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। पारस की तरफ जाते वक्त उसे हमारे पास आने के बहुत से मौके मिले, मगर वो नहीं आई। मम्मी, अगर अली तैमूर मुझे बुलाता तो मैं भी उसके पास चली जाती। ऐसे वक्त मैं भी वापस ना आती। क्या बकवास कर रही हो? मैं सोच समझ कर बोल रही हूँ। वो दोनों हम बहनों को जजीरे से बाहर नहीं ले जा सकते। हम अपनी मोहब्बत से उन्हें आपके पास आने पर राजी कर लेते। मुझे यकीन है यास्मीना भी यही करेगी। और पारस इतना समझदार है कि वो आपसे दुश्मनी करके यास्मीना का दिल नहीं दुखाएगा। खानम ने मुस्कुराकर अपने शौहर को देखा, फिर कहा, मेरी बेटियां अभी से इतनी समझदार हैं कि अपने शौहरों को अपने वालिदैन का ताबेदार बनाए रखने के गुर जानती हैं। मुझे इस बात का दुख है कि वो कमबख्त अली तैमूर इसे पसंद नहीं करता। सलमान राजी ने कहा, उसका तो बाप भी इसे पसंद करेगा। ये यास्मीना से किसी बात में कम नहीं। दरअसल अली तैमूर मजाज में पारस से मुख्तलिफ है। उसकी तबीयत में संजीदगी है। उसे जो करना होता है चुपचाप कर गुजरता है। जब मैं अपने अमल से उसे जरीना की तरफ माइल करूंगा तो फिर वो इसे दिलो जान से चाहने लगेगा। जरीना खुश होकर बोली, डैडी, मैं बचपन से जिस बात की जिद करती आई हूँ आप उसे पूरा करते आए हैं। ये मेरी आखिरी जिद, आखिरी ख्वाहिश है। आप अली तैमूर पर अमल करने में देर ना करें। मुझे डर है वो कहीं हाथ से निकल ना जाए।
बेटी वो कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे जजीरे। उसने बात अधूरी छोड़ दी। ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हो रहा था। वो उसे ऑपरेट करते हुए कोड वर्ड्स अदा करते हुए बोला, रिपोर्ट दो। दूसरी तरफ से आवाज आई, आका, दोनों भाइयों ने मशरकी साहिल के मोर्चे से हमारे सिपाहियों को पसपा कर दिया है। अब इस जजीरे पर उनका कब्जा है। नॉनसेंस, वहां मेरे 125 सिपाही तरह तरह के हथियारों से लैस रहते हैं। तो मुझे फिल्मी स्टोरी सुना रहे हो कि 2 जवानों ने पूरी एक फौज को मोर्चा छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। क्या इसे अकल तस्लीम करती है? हजूर, मेरी बात सुन लें। हमारे सिपाही उन पर भरपूर जवाबी हमले नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके साथ बेबी यास्मीना है। खुदा ना खास्ता कोई गोली हमारी बेबी को भी लग सकती थी। ओ आई सी। उन्होंने यास्मीना को सामने रखकर हमारे एक मोर्चे पर कब्जा जमाया है। कोई बात नहीं, मैं उधर आ रहा हूं। ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर रखकर दूसरे कमरे में लिबास तब्दील किया। फौजी तर्ज के जूते पहने, कमर से कारतूस की पेटी बांधी, हॉलिस्टर में रिवॉल्वर रखा, कमर से एक शिकारी चाकू लटकाया, शाने से स्टेन गन लटकाई, फिर पनाहगाह से बाहर आया। वहां बेशुमार मुसल्ला अफराद आकाजादी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उसकी रवानगी के लिए कई गाड़ियां एक कतार में खड़ी हुई थी। खानम और जरीना एक गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रही थी। रात की तारीकी छट गई थी, दिन निकल आया था। खानम ने एक ट्रांसमीटर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे लेकर सुना। एक मातहत अफसर हेलीकॉप्टर में परवाज करते हुए कह रहा था, आका, सुबह सवेरे खुशखबरी सुना रहा हूं। सुपर मास्टर को फिर एक बार शर्मनाक शिकस्त हुई है। हमें सिर्फ शुमाली साहिल पर कुछ नुकसान पहुंचा है और आपकी रिहाइश का तबाह हो गई है। मैं पूरे जजीरे पर परवाज करते हुए देख रहा हूं। इन नुकसानात के एवज हमने पिछली रात उनका एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। जजीरे में सुपर मास्टर के जितने आदमी हमारे वफादार बनकर रहते थे, उनमें से बेशतर हलाक हो गई हैं, बाकी कैदी बना लिए गए हैं। मैंने अभी मशरकी मोर्चे की छत पर बेबी यास्मीना को पारस के साथ देखा है। आप इस सिलसिले में कोई हुक्म देना चाहेंगे? ओवर। सलमान राजी ने कहा, मैं बेबी की तरफ जा रहा हूं। वापसी पर हर कैंप में जाकर देखूंगा कि मेरे जख्मी जानिसारों को किस तरह तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा रही है। मुझे 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी। ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ करके कहा, मेरे साथ गार्ड्स की सिर्फ एक गाड़ी जाएगी, बाकी लोग अपने अपने महाज पर रहेंगे। सुपर मास्टर की तरफ से फिर कोई हमला हो सकता है। वो एक गाड़ी में खानम और जरीना के साथ बैठकर मशरकी साहिल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ट्रांसमीटर के जरिए एक मातहत अफसर से राब्ता कायम करके कहा, मैं मशरकी मोर्चे की तरफ जा रहा हूं। अभी उन 2 भाइयों को बिल्कुल न छेड़ना। अपने सिपाहियों को हुक्म दो कि उनकी नजरों में आए बगैर मोर्चे के चारों तरफ बिल्कुल मुस्ताद रही। ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। खानम ने पूछा, आप ये कैसा हुक्म दे रहे हैं? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे उन लड़कों से दोस्ती करेंगे, फिर उन पर अमल करेंगे, उन्हें ताबेदार बनाकर रखेंगे। बेशक मैं उन्हें दोस्त और फर्माबरदार दामाद बनाकर रखूंगा, लेकिन मैं एक फौजी आदमी हूं। अपने दुश्मन को सुलहनामा पेश करने से पहले उसे चारों तरफ से घेर लेता हूं, ताकि दोस्ती ना हो तो दुश्मनी महंगी ना पड़े। वो इत्मीनान से ड्राइव करता हुआ 1 घंटे में मशरकी मोर्चे के करीब पहुंचा। आंखों से दूरबीन लगाकर देखा। छत पर किमी स्टेन गन लिए खड़ी थी, वो भी दूरबीन से देख रही थी। सलमान राजी गाड़ी से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मोर्चे के करीब आ रहा था। किमी ने कागज पर जल्दी जल्दी कुछ लिखकर उस कागज को एक पत्थर पर लपेटा, फिर उसे राजी की तरफ फेंका। राजी ने उसे उठाकर खोला, फिर पढ़ा। उसने लिखा था, मोर्चे से दूर रहो। पारस, यास्मीना और अली तैमूर रात भर के जागे हुए थे, इसलिए आराम कर रहे हैं। मगर ये ना समझो कि मैं अकेली हूं। मैं एक फायर करूंगी, वो तीनों हथियारों के साथ पहुंच जाएंगे। बेटी से मिलना चाहते हो तो दोपहर को आओ। उसने वो तहरीर पढ़कर सोचा, दोनों भाई सो रहे हैं। ऐसी गफलत के दौरान मेरे सिपाही चुपचाप मोर्चे की 4 दीवारी में दाखिल हो जाए तो उन्हें आसानी से गिरफ्तार कर सकती हैं। इस तरह यास्मीना को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो पलटकर जीप के पास आया। खानम ने पूछा, उस औरत ने जीप पर से क्या फेंका था? वो बोला, दोनों भाई पिछली रात की नींद पूरी कर रहे हैं। यह अच्छा मौका है, हमारे सिपाही उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं। वो ट्रांसमीटर उठाकर अपने मातहत अफसर से बात करना चाहता था। खानम ने हाथ पकड़कर कहा, यह धोखा भी हो सकता है। मैं नहीं मानती कि सिर्फ किमी को पहरे पर छोड़कर दोनों भाई गाफिल हो गए होंगे। अगर इस बार हमने दोस्ताना कदम ना बढ़ाया तो वो हम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। वो किमी की तहरीर दिखाते हुए बोला, उसने लिखा है, हम बेटी से मिलने दोपहर को आए। क्या मैं उस औरत की मर्जी पर चलूंगा? क्या हमारी बेटी उनकी मलकियत हो गई है कि हम अपनी मर्जी से मिल नहीं सकते? खानम ने कहा, उस औरत के लिखने से क्या होता है? मैं अभी जरीना के साथ वहां जा रही हूं। आप हथियारों से लैस हैं, लिहाजा आप ना जाएं। यहां आदमियों के साथ हमारी वापसी का इंतजार करें। अगर उन्होंने तो माँ बेटी को भी यरगमाल बना लिया तो क्या होगा? वो ऐसा नहीं करेंगे। दोस्ती के लिए दुश्मनों पर एक हद तक भरोसा करना पड़ता है। वह जरीना के साथ गाड़ी से उतरकर मोर्चे की तरफ जाने लगी। किमी ने स्टेन गन का रुख उनकी तरफ करते हुए कहा, रुक जाओ, मुझे फायरिंग पर मजबूर ना करो। खानम ने आगे बढ़ते हुए कहा, एक माँ को बेटी के पास पहुंचने से किसी की फायरिंग नहीं रोक सकती। अहमक ना बनो, अच्छी तरह आंखें खोलकर देखो, हमारे पास कोई हथियार नहीं। मेरा शौहर और मुसल्ला सिपाही अपनी जगह रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि मैं दोस्ती और मोहब्बत के लिए आई हूँ। अली तैमूर ने मोर्चे की 4 दीवारी से निकलते हुए कहा, किमी, इन्हें आने दो। ये मोहब्बत से 2 कदम आगे आई हैं, मैं इस्तकबाल के लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगा। उसने खानम के सामने आगे सर झुकाकर सलाम किया। खानम ने मुस्कुराकर अपना दायां हाथ पेश किया।
उसने हथेली की पुश्त को बोसा देकर कहा, तशरीफ लाइए। जरीना हसरत से उसे देख रही थी और डूबते हुए दिल से सोच रही थी, ऐसा पत्थर क्यों है? क्या मैं हसीन और जवान नहीं हूं? ये चोर नजरों से एक बार तो मुझे देख सकता है। मैं यास्मीना की तरह खुशनसीब नहीं हूं। मैं डैडी के अमल से इसे जीत सकती हूँ। वो माँ के साथ मोर्चे की चारदीवारी की तरफ जा रही थी। सलमान राजी ने बुलंद आवाज से कहा, अली तैमूर, इन्हें जाने दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अली तैमूर रुक गया, पलट कर बोला, अगरचे हमारे दरमियान तवील फासला है, ताहम मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूं, करीब आना जरूरी नहीं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम कुछ कहे सुने बगैर भी समझ सकते हो। तुम लोगों ने यास्मीना को यरकमाल बनाया। मैंने अपनी एक और बेटी और बीवी को तुम्हारे पास भेज दिया। मैं आपस में एतमाद कायम करने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं फौजी अफसर हूं, इस जजीरे का मालिक हूं। तुम बच्चों के सामने हथियार डालना मेरी तौहीन होगी, लिहाजा तुम दोनों हाथ उठाकर मेरे पास आ जाओ। हथियार डालने वाले और कैदी बनने वाले हाथ उठाकर आते हैं। कोई अकल की बात करो। उनकी बातों के दौरान खानम और जरीना मोर्चे की चारदीवारी में दाखिल हो गई थी। वहां एक तरफ सूखी घास पर यास्मीना और पारस बेखबर सो रहे थे। उनके पास 2 राइफलें रखी हुई थी। यूं तो वहां कई तरह के हथियार थे, लेकिन 2 राइफलें निस्बतन करीब थीं। खानम ने जरीना का बाजू पकड़कर आगे बढ़ने से रोक दिया। सोने वालों को सोचती हुई नजरों से देखा। उसका खामंद झुककर दोस्ती नहीं करना चाहता था। एक फाते की शान से दोनों दामादों को अपना फर्मा बरदार बनाना चाहता था, और यह उसकी अना और खुददारी को बरकरार रखने का मुनासिब मौका था। खानम ने दबे कदम आगे बढ़कर 2 राइफलें उठा ली। एक राइफल जरीना की तरफ उछाली, दूसरी की नाल पारस के सीने पर रखकर बोली, बहुत सो चुके, उठ जाओ। पारस ने आंखें खोली। यास्मीना भी उठ गई। जरीना ने कहा, यास्मीना अपनी जगह बैठी रहो, जब तक मम्मी का हुक्म ना हो अपनी जगह से हरकत न करना। पारस ने खानम से पूछा, क्या यह दोस्ती और मोहब्बत करने का तरीका है? हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने वाले को गोली मार दी जाती है। हमारे एहसान मानो कि तुम इसे अगवा करने के बाद भी जिंदा हो, और हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, मगर बड़ी मोहब्बत से गुलाम बनाकर। उसने जरीना से कहा, अपने डैडी से कहो, एक हमारी गिरफ्त में आ गया है, दूसरे को वो अंदर ना आने दे। जरीना ने छोटी सी खिड़की के पास आकर कहा, डैडी, यहां मम्मी ने पारस को गन पॉइंट पर रख लिया है, आप अली तैमूर को अंदर ना आने दें। सलमान राजी ने यह सुनते ही हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर अली तैमूर पर फायर किया। इसके साथ ही सिपाहियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। अली छलांगे लगाते हुए एक दरख्त की शाख पर पहुंच गया। किमी उसके बचाव के लिए छत पर से फायरिंग कर रही थी। चारों तरफ से छुपकर मोर्चे को घेरने वालों ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दी। पारस ने कहा, खानम, मैं बार बार यास्मीना को समझाता रहूं कि उसके माँ बाप मौका मिलते ही किस तरह कमीनगी पर उतर आते हैं। तुम माँ बेटी की राइफलें खाली हैं, इन्हें फेंक दो। वो करवट बदलते हुए अपने नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर बैठ गया। खानम ने बड़ी फुर्ती से निशाना लेकर ट्राइगर को दबाया। जरीना ने भी यही किया। फिर दोनों के हाथों से राइफलें छूट गई। वह वाकई खाली थी। एक गोशे में कई तरह के हथियार रखे हुए थे। खानम ने उधर पलटकर दौड़ लगाई। उससे पहले ही पारस उछलकर सामने आ गया। बोला, जरीना, खिड़की के पास जाकर अपने बाप से कहो, इस जजीरे की मालका का गिरेबान मेरे हाथ में है। अगर फायरिंग बंद ना हुई तो मैं उसे गोली मार दूंगा। वह दौड़ती हुई खिड़की के पास गई, फिर चीख कर बोली, डैडी, फायरिंग रोक दीजिए, हम धोखा खा गए हैं। मम्मी की जिंदगी खतरे में है। अगर फायरिंग बंद ना हुई तो पारस उन्हें गोली मार देगा। सलमान राजी परेशान होकर खिड़की की तरफ देख रहा था। पारस ने जरीना को धक्का देकर वहां से हटाया, फिर खानम को खिड़की के पास लाकर कहा, जजीरे के मगरूर हाकिम, अपनी आंखों से देख ले, रिवॉल्वर तेरी मलका आलिया की खोपड़ी से लगा हुआ है। अगर मेरे भाई और किमी को गोली लगेगी तो यह भी तुझे मुर्दा मिलेगी। वो जल्दी से गाड़ी के पास आया। वहां से ट्रांसमीटर उठाकर उसे ऑन करते हुए चीख चीख कर बोला, फायरिंग बंद करो, तमाम सिपाहियों से कह दो कोई गोली ना चलाए। वो बार बार चीख कर हुक्म दे रहा था। फायरिंग बंद हो गई। वो ट्रांसमीटर के करीब मुंह ले जाकर बोला, मेरी बातें गौर से सुनो। अली तैमूर हमारी फायरिंग से बचने के लिए दरख्तों के झुंड में गया था। अपने अपने रिवॉल्वर में साइलेंसर लगाओ और खामोश फायरिंग के जरिए उसे मोर्चे की तरफ वापस आने से रोको। उसे रगीदते हुए यहां से दूर ले जाओ। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। दुश्मन के कह मोरे को अपने हाथ में रखने की हर मुमकिन कोशिश करो। मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पारस उसे खिड़की से देख रहा था, मगर यह सुन नहीं सकता था कि वह अपने आदमियों से क्या कह रहे। उसने बुलंद आवाज से कहा, किमी, तुम छत पर चारों तरफ घूमकर अली को पुकारो, उसे मोर्चे में आने के लिए कहो। किमी थोड़े थोड़े वक्फे से अली को पुकारने लगी। सलमान राजी और उसके सिपाही चंद कदम आगे बढ़े। वो ललकार कर बोली, पीछे जाओ, हमारी इजाजत के बगैर एक कदम आगे न बढ़ाना। सलमान राजी ने कहा, मैं समझौता करना चाहता हूं, इतनी दूर से बातें नहीं की जा सकती। पारस ने कहा, अली की वापसी तक कोई बात नहीं होगी। किमी, इन्हें 3 तक गिनती सुनाओ। वो पीछे ना जाएं तो गोलियां बरसाओ। इनकी तरफ से जवाबी फायरिंग हुई तो मैं खानम को गोली मार दूंगा। किमी के गिनने से पहले वो सब पीछे चले गए। सलमान राजी ने अपने आदमियों से कहा, इन लड़कों का वक्त पूरा हो गया है, तुम सब यहां रुको, एक गोली भी ना चलाना। तुम्हारी मालका की जान अजाब में है, मैं अभी आता हूं। उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे मोड़कर मोर्चे से दूर होता गया। यास्मीना ने कहा, डैडी कहीं गए हैं, वो तुम्हारे लिए एक नया खतरा बन सकती हैं। जरीना ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने डैडी के खिलाफ इसे होशियार कर रही हो।
वो बोली, शर्म तो हमारे वालिदैन को आनी चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं पारस से कह रही थी कि मम्मी और डैडी यहाँ मोहब्बत और दोस्ती के लिए आए हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। पारस ने कहा, मैंने यास्मीना को समझाया, जो लोग ताकत और इक़्तिदार के नशे में होते हैं उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यास्मीना ने कहा, मैं पारस की बात नहीं मान रही थी, मुझे अपने वालिद पर भरोसा था। तब पारस ने 2 राइफलें खाली करके उधर रख दी और मेरे साथ गहरी नींद सोने का नाटक किया। इसके बाद जो कुछ हो रहा है, शर्म से मेरी गर्दन झुक रही है। अब मैं कभी माँ बाप की हमायत में नहीं बोलूंगी। पारस बोला, यास्मीना तुम थोड़ी देर के लिए छत पर चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ और बहन को यूं बेबसी की हालत में जिल्लतें उठाते हुए देखो। वो जाना नहीं चाहती थी। माँ को मोहब्बत से देखते हुए बोली, मम्मी तुम्हारे काबू में है, डैडी मजबूर है, पूरी फैमिली तुम्हारे कब्जे में है, अब और क्या चाहते हो? क्या इनके साथ कैदियों जैसा सलूक करोगे? तुम्हारा बाप किसी शैतानी मकसद से गया है, अगर उसने अली को कुछ नुकसान पहुंचाया तो मैं जरीना और खानम को अजियतें पहुंचाऊंगा। जो सलूक मेरे भाई के साथ किया जाएगा वो मैं तुम्हारी माँ और बहन से करूंगा। फिर तो मैं नहीं जाऊंगी, अपनी माँ और बहन पर जुल्म नहीं होने दूंगी। हालात को समझो यास्मीना, अभी तक अली वापस नहीं आया है, अगर वो गिरफ्तार होगा तो मैं इन माँ बेटी पर जुल्म करके उसे रिहाई दिला सकूंगा। मेरे सामने मेरी माँ और बहन पर जुल्म करने की बात ना करो। मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ कर आई थी, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन माँ और बहन की मोहब्बत को ख्वामखा नफरत में नहीं बदल सकती। मैं इन्हें तुम्हारे रहम करम पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। पारस ने किमी को आवाज देकर नीचे बुलाया, उससे कहा, यास्मीना को ऊपर अपने साथ ले जाओ। वो पांव पटक कर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम यही मेरी मोहब्बत का सिला दे रहे हो? सीधी सी बात है, जिस तरह तुम अपने खून के रिश्तों पर जुल्म होते नहीं देख सकती, उसी तरह पारस से मेरा खून का रिश्ता है, मैं उस पर जुल्म होते नहीं देख सकूंगा। तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, हमें मालूम है तुम दोनों में से कोई एक लावारिस है। अगर मैं लावारिस हूं तो मेरे ये सबसे बड़ा फर्ज है कि जिस मामा और पापा ने मुझे औलाद की तरह पाला है, मैं उनके बेटे अली तैमूर के लिए तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दूं। पारस, तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। तुम अपनी नादानी से या खून के रिश्तों की मोहब्बत में मुझे दिल तोड़ने पर मजबूर कर रही हो, वरना मैं अब भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। यास्मीना ने गहरी सांस ली, फिर कहा, मम्मी आप बुजुर्गों के गलत इक़दाम ने हमें जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंचा दिया है। जब मैं ये कहती हूँ कि पारस के लिए जान भी दे सकती हूँ तो इसके लिए खून के रिश्तों को भी छोड़ सकती हूँ। अपने ज़मीर को समझा सकती हूँ कि आप लोगों की गलतियों ने ऐसे हालात पैदा किए, इन हालात को हम सबके मुवाफिक बनाना आप ही बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। ये कहकर वह किम्मी के साथ छत पर चली गई। पारस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जरीना ने सहम कर पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वो बोला, कोई सवाल करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। कल मैं अपने भाई के खिलाफ तुम्हारा मुहाफिज था, आज दुश्मन हूं। मुझे तुम्हारे माँ बाप ने कैसी कैसी हमाकतों से दुश्मन बना दिया है, यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जरीना ने लाजवाब होकर माँ को देखा। माँ ने कहा, तुम्हारे बाप ने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, वो जजीरे का हाकिम है। एक हाकिम अपना सर बुलंद रखने के लिए कोई भी चाल चल सकता है। तुमने यास्मीना को छत पर भेजकर बहुत बड़ी हमाकत की है। मैं राजी की अदम मौजूदगी में इस जजीरे पर हुकूमत करती हूँ, अब मेरी सियासी चाल देखो। वह जरीना के करीब जाकर बोली, अपने बाप की सरबुलंदी चाहती हो तो मेरी एक एक हदायत पर अमल करो, चलो चीखना चिल्लाना शुरू कर दो। ये कहते उसने बेटी को जोर का थप्पड़ मारा। उसने चीख मारी। वो जरीना के बालों को मुट्ठियों में जकड़कर झटके देते हुए लुबनानी जबान में बोली, चीख चीख कर कहो, पारस मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत पर हाथ ना डालो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी यास्मीना की बहन हूं, बस इसी तरह इल्जामात देने के लिए चीखती जाओ। पारस ने पहले तो हैरानी से सोचा कि खानम अपनी बेटी को मार पीट कर क्या फायदा उठाना चाहती है। जब जरीना चीख चीख कर उसे शर्मनाक इल्जामात देने लगी तो वो माँ बेटी को अलग करने की कोशिश करते हुए बोला, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? खानम ने जरीना का गिरबान फाड़ दिया। चीख कर कहने लगी, ऐसा ना करो, हमें जान से मार डालो, मेरी बेटी का लिबास सलामत रहने दो। यास्मीना सीढ़ियों से उतरती हुई और पारस को आवाज देती आ रही थी। उसने बंद दरवाजे को पीटते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, अभी अली तैमूर पर किसी ने जुल्म नहीं किया है, तुम मेरी माँ और बहन के साथ क्या कर रहे हो? पारस ने दरवाजा खोलकर कहा, तुम्हारी माँ मुझ पर ख्वामखा इल्जामात आयद करना चाहती है। यास्मीना अंदर आते ही ठिठक गई। बहन का गिरेबान फटा हुआ था, वो अपने गोरे बदन को ढांपते हुए रो रही थी। हाय यास्मीना, तूने किस शैतान से दिल लगाया है? इसने तेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने के लिए तुझे छत पर भेज दिया था। देख, अपनी आंखों से देख, मैं माँ होकर यह शर्मनाक जुल्म देख रही हूँ, तू बेगैरत बहन होकर देख। तू नादानी करके इसके साथ ना आती तो हम भी यहाँ आकर बेइज्जत ना होते। हाय, मैं अपने वफादारों और गुलामों को भी मुंह दिखाने के काबिल न रही। यास्मीना ने तैश में आकर पारस का गिरेबान पकड़ लिया। उसे झंझोड़ते हुए बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी ही बहन के गिरेबान पर हाथ डालोगे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं। वह डांट कर बोला, बकवास मत करो, अपनी माँ के फरेब में ना हो। मैं खुद को बहुत चालाक समझता हूँ, मगर तुम्हारी माँ की चालाकी से धोखा खा गया हूँ। ये माँ नहीं, सिर्फ जजीरे की मलका है, अपनी जीत के लिए एक बेटी की बेगैरती का नाटक भी कर लेती है। मैं तुम्हारे फ्रेम में नहीं आऊंगी। तुम मुझे नादान समझकर समझाना चाहते हो कि यह नाटक है। मेरी माँ ने या बहन ने खुद ये गिरेबान फाड़ा है और मेरी बहन के गालों पर आप तमांचों के निशान पड़ गए हैं। मैं आज तक तुमसे धोखा खाती रही, अब ऐसा नहीं होगा।
पारस ने अचानक उसे एक तरफ धक्का देकर फायर किया। खानम मौका गनीमत जानकर हथियारों के पास जा रही थी। गोली चलते ही चीख मारकर दूसरी तरफ जा गिरी। वो बोला, देखो ये तुम्हारी माँ का ड्रामा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत पैदा की, फिर हमें आपस में उलझाकर इन हथियारों तक पहुंचना चाहा। खानम फर्श पर से उठते हुए बोली, हाँ मैं हथियारों तक पहुंचना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक राइफल या रिवॉल्वर दो, मैं जरीना को गोली मारकर खुद मर जाऊंगी, मगर तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। यास्मीना रोते हुए बोली, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस फरेबी से अब धोखा नहीं खाऊंगी। मुझसे जो गलती हुई है इसकी तलाफी करूंगी। इस हवस परस्त ने मेरे बाद अब मेरी बहन पर मैली नजर डाली है। मैं इसे मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। वो गुस्से और नफरत से दौड़ती हुई हथियारों की तरफ आई। उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ पड़ा। वो चीख मारकर लड़खड़ाती हुई माँ के पास आ गई। हथियारों के सामने एक किम्मी तनकर खड़ी हुई थी और कह रही थी, यास्मीना शायद पारस तुम्हारा लिहाज करेगा, लेकिन मैं नहीं करूंगी। अगर तुम जान पर खेलकर हथियार हासिल करना चाहोगी तो उससे पहले मैं तुम्हारी माँ और बहन को गोली मार दूंगी। तुम्हारी जान पर खेलने से पहले तुम्हारी आंखों के सामने ये मरेंगी। यकीन ना हो तो इधर एक कदम भी बढ़ाकर देख लो। यास्मीना का दिल टूट गया था। वो ये बेगैरती और बेहयाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि पारस उसके हुस्न शबाब से खेलने के बाद उसकी बहन के गिरबान तक पहुंचे। वह सचमुच पारस को गोली मारकर खुद मर जाना चाहती थी, लेकिन यह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ और बहन किम्मी के हाथों मारी जाएं। इसलिए वो पारस को नफरत से देखती रह गई। वो बोला, मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम अपनी ही माँ के फ्रेम में आ गई हो। मेरे लिए सबक हासिल करने की बात यह है कि ऐसी लड़की के साथ इज़्दिवाजी जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए जिसका बाप हर दिमाग हो और माँ एक तवाइफ की तरह अपनी बेटी से नंगा ड्रामा प्ले कराती हो। तुम लोगों को एक जजीरा इनाम में मिल गया, लेकिन शर्म और शराफत कभी इनाम में नहीं मिलती। इसके लिए अच्छा खानदान, अच्छी परवरिश और आला ज़र्फी लाजमी होती है, और ये तुम्हारे खानदान में नहीं है। खुदा का शुक्र है कि वक्त से पहले आंख खुल गई और तुमसे निजात मिल रही है। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं अली तैमूर की जहानत को तस्लीम करता हूँ। वो कहते हैं एक लड़की से दूर रहकर 1000 परेशानियों से दूर रहा जा सकता है। यही देख लो, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने इस जजीरे में इतना वक्त बर्बाद किया और अपने दिन रात का सुकून गारत करता रहा। बहरहाल अब तुम भी अपनी माँ और बहन की तरह सिर्फ एक कैदी हो। उसने किम्मी से कहा, इन माँ बेटियों के लिए तुम्हारी जैसी जालिम औरत मुनासिब है। मैं छत पर जा रहा हूँ। मेरी वापसी तक इनमें से कोई मुसीबत बनना चाहे तो उसे गोली मार देना। उसने हथियारों के पास जाकर एक स्टेन गन ली, कारतूस के कई बेल्ट उठाए, फिर वहां से बाहर चला गया। अली तैमूर एक शाख से दूसरी शाख पर, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता हुआ शूटिंग रेंज से दूर निकल आया था। हर तरफ से फायरिंग हो रही थी। ऐसे में दरख्तों की शाखों और पत्तों ने उसे गोलियों के बौछार से बचाया था। उसने भी बचाव के लिए यही तरीका इख्तियार किया था। बहुत दूर निकल आने के बाद एक दरख्त की शाख पर रुक गया। उसे खुशफहमी नहीं थी कि वो दुश्मनों से बच निकला है। फायरिंग रुक गई थी, इसकी कोई वजह हो सकती थी। उसने पोजीशन बदल दी। वो दरख्त से छलांग लगाकर करीबी चट्टान पर आया, फिर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। ताकुब करने वालों में से कुछ दिखाई दे रहे थे। वो स्टेन गन शानों से लटकाकर अपने अपने रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा रहे थे, क्योंकि उधर पारस ने धमकी दी थी कि किम्मी और अली पर फायरिंग की गई तो वो खानम और जरीना को गोली मार देगा। सलमान राजी ने पारस को धोखा देने के लिए फायरिंग बंद करा दी थी, लेकिन चुपचाप हुक्म दिया था कि साइलेंसर लगाकर अली तैमूर को शिकार किया जाए। अली ने देखा वो साइलेंसर लगाने के बाद चट्टान की तरफ फायरिंग कर रहे थे। वो चट्टान के पीछे लेट गया। उधर ऊंची नीची पथरीली जमीन थी। वो चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ कुछ दूर एक बड़े से पत्थर के पीछे आया। इसी पत्थर के पीछे एक शख्स रिवॉल्वर लिए रेंगता आ रहा था। दोनों का अचानक सामना हुआ। दोनों औंधे मुंह लेटे हुए थे। उसने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से गोली चलाई। वो लेटे ही लेटे कलाबाजी खाकर उसके ऊपर आया, फिर उसे दबोच लिया। उसकी गर्दन पर कराटे का फौलादी हाथ जमाया। बस एक ही हाथ में गर्दन ढलक गई। उसने रिवॉल्वर और कारतूस की पेटी ली, फिर रेंगता हुआ दूसरी चट्टान के पीछे आया। करीबी कोई कह रहा था, वो इसी तरफ कहीं छुपा हुआ है, तुम उधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूं। वो इधर आया और अली की गोली का निशाना बन गया। उसने दूसरा रिवॉल्वर और कारतूस की पेटी भी रख ली। पता नहीं ये मुकाबला कब तक जारी रहने वाला था। वह एहतियातन ज्यादा हथियार पास रखना चाहता था। यह एहतियात बाद में दुरुस्त साबित हुई। जंगल और इस पहाड़ी के हिस्से में 2 घंटे तक खामोश फायरिंग का तबादला होता रहा। वो उनसे आंख मचोली खेलता रहा, फिर उन्हें डॉज देकर पहाड़ी के पीछे आ गया। ये वही जगह थी जहां गुज़िश्ता रोज वो जरीना को अगवा करके हेलीकॉप्टर में सुपर मास्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन पारस रास्ते की दीवार बन गया था। वहां जबरदस्त जंग हुई थी। पारस ने हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था। वहां जो कॉटेज था वो भी खंडर बन गया था। उस खंडर में सुलेमान राजी दिखाई दे रहा था। अली ने दबे कदमों आगे बढ़कर देखा। राजी के साथ 2 मुसल्लह गार्ड्स भी थे। वो ट्रांसमीटर के जरिए कह रहा था, अली तैमूर इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। मैं पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में हूं। यहां 50 जवानों को फौरन भेजो। उस शैतान के बच्चे पर इधर से भी हमला होना चाहिए। ओवर हैंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया। उसी वक्त एक मुसल्लह गार्ड चीख मारकर उछला, फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी खोपड़ी से बहने वाला खून बता रहा था कि साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर उसके अपने ही आदमी पर इस्तेमाल हो रहा था।
वो खतरा महसूस करते ही शिकस्ता दीवारों की आड़ में जाना चाहते थे। इतनी देर में दूसरा गार्ड भी गोली खाकर गिर पड़ा। सलमान राजी एक दीवार के पीछे अपनी स्टेन गन के साथ तैयार था। अली ने कहा, राजी तू अकेला रह गया है? अकेला मैं भी हूं, फिर एक दूसरे से छुपने की क्या जरूरत है? राजी ने अचानक दीवार की आड़ से निकलकर आवाज की सिमत स्टेन गन का एक ब्रस्ट मारा, फिर उछलकर दूसरी दीवार के पीछे चला गया। उसकी तमाम गोलियां जाया हो गई थीं। उसे अली की आखिरी चीख सुनाई नहीं दी। वह दबे कदमों दूसरी तरफ जाने लगा। तब उसे आवाज सुनाई दी, मैं उधर नहीं इधर हूं। उसने घबराकर छत की तरफ देखा। पिछले रोज धमाके से छत उड़ गई थी। ऊपर एक खाली दीवार पर अली खड़ा हुआ था। वो जितनी देर में स्टेन गन का रुख ऊपर करता, खामोश रिवॉल्वर से गोली चली, फिर उसके हाथ से स्टेन गन निकल गई। अली ने कहा, होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालने की हमाकत न कर, बल्कि दीवार की तरफ मुंह कर ले और बड़ी सहूलत से रिवॉल्वर निकालकर दूर फेंक दे। वो दूसरी तरफ घूम गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवॉल्वर को होलिस्टर से निकालने लगा। जैसे ही वह पूरी तरह होलिस्टर से बाहर आया, उसने अचानक जमीन पर गिरकर ऊपर की तरफ फायर किया, लेकिन मायूसी हुई। अली वहां नहीं था। तब समझ में आया कि उसने मुंह घुमाकर रिवॉल्वर निकालने को क्यों कहा था। अचानक उसके रिवॉल्वर को हल्का सा झटका लगा। खामोश गोली ने उस रिवॉल्वर को भी उसके हाथ से गिरा दिया। अली तैमूर ने एक दीवार की आड़ से निकलकर कहा, इसी तरह आराम से जमीन पर लेटे रहो और समझते रहो। तुम एक छोटे से जजीरे के आका हो, बड़े बड़े शहनशाह भी एक दिन इसी तरह मिट्टी में पहुंच जाती है। उसने करीब आकर रिवॉल्वर को ठोकर मारते हुए दूर किया। उसकी कमर से शिकारी चाकू निकालकर उसे भी दूर फेंक दिया, फिर कहा, मगरूर आका, तुम मेरे कदमों में हो। मैंने तुम्हारी तमाम ताकत छीन ली है, अब जिस्मानी कुव्वत रह गई है, मैं उसे आजमाने का पूरा मौका दूंगा। उसने पीछे हटकर अपने दोनों रिवॉल्वर दूर फेंक दिए। कमर से कारतूस की पेटी भी अलग कर दी। सलमान राजी तेजी से उठ बैठा, फिर उछलकर खड़ा हो गया। पलक झपकते उसने उछलकर एक फ्लाइंग किक मारी। अली ने जरा झुककर उसे फिजा में कैच कर लिया। इसी तरह दोनों हाथों पर सर से बुलंद किए एक गोल चक्कर लगाकर जमीन पर आराम से उतार दिया, फिर कहा, तुझे अपनी इंसल्ट का बहुत ख्याल आता है। मैं तुझे हाथ में उठाने के बाद दीवार पर दे मारता, मगर दीवार की इंसल्ट होती। तूने जिंदगी में जितने दावपेच सीखे हैं और जितनी ताकत हासिल की है, उन सबको आजमा ले। मैं वादा करता हूं, अगर तू मुझे एक हाथ भी मारने में कामयाब हो गया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। सलमान राजी सचमुच अपनी इंसल्ट महसूस कर रहा था। अली ने उसे इतने आराम से जमीन पर उतार दिया था जैसे उसे बच्चा समझ रहा हो, और अब चैलेंज कर रहा था कि वो उसे एक हाथ नहीं मार सकेगा। उसने अचानक एक हाथ मारा, लेकिन उस हाथ की कलाई गिरफ्त में आ गई। फिर वो कलाई यूं मुड़ गई कि वह जूडो के दाव से गुजरता हुआ दूर जाकर जमीन पर चारों शाने चित हो गया। जहां वो गिरा वहां करीब ही उसका रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। उसने फौरन करवट बदलकर रिवॉल्वर पर हाथ मारा। उसी लम्हे अली उछलकर उसके हाथ पर आ खड़ा हुआ। उसके हलक से चीख निकली। कई उंगलियों की हड्डियां किड़किड़ाई थीं। फिर वो उछलकर दूर हो गया। सलमान राजी का हाथ अब भी रिवॉल्वर पर था, मगर वह उसे उठा नहीं सकता था। उंगलियां टूट गई थीं। अली ने उसकी जेब से रिवॉल्वर निकालकर कहा, इसे दूसरे हाथ से ऑपरेट करो। अपने मातियत अफसर से कहो, इधर जो 50 जवान आ रहे हैं उन्हें वापस बुलाया जाए। अली तैमूर जजीरे के किसी दूसरे हिस्से में चला गया है। वह तकलीफ से कराते हुए बैठ गया। अली ने कहा, पहले कराहना बंद करो। अगर तुम्हारे किसी आदमी को शुबा होगा और वो इधर आएगा तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। उसने तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए उस मातियत अफसर से राब्ता कायम किया जो 50 जवानों के साथ आ रहा था। वो अपने आका का दूसरा हुक्म सुनकर रुक गया, फिर बोला, मैं अली तैमूर को तलाश करने दूसरी तरफ जा रहा हूं। सलमान राजी ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। अली ने एक रिवॉल्वर उठाकर कहा, तुम्हारा दायां हाथ बेकार हो चुका है, क्या बाएं हाथ से मेरा निशाना ले सकते हो? वो जिल्लत के एहसास से कांपते हुए बोला, खुदा की कसम, एक बार ये रिवॉल्वर हाथ आ जाए तो इसकी एक भी गोली जाया नहीं करूंगा, सबकी सब तुम्हारे नापाक वजूद में उतार दूंगा। वो बोला, दुनिया जानती है फरहाद अली तैमूर जुबान का धनी है। जो जुबान से कह देता है उसे जान की बाजी लगाकर भी निभाता है। मैं अपने बाप की कसम खाकर जुबान देता हूं, अगर तुम मुझसे पंजा लड़ाने में जीत जाओगे तो ये रिवॉल्वर तुम्हें दे दूंगा। सलमान राजी फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसके दाएं हाथ में शदीद तकलीफ थी, लेकिन उसमें बर्दाश्त करने का हौसला था। दोनों ने अपने अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाया। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गई। सलमान राजी ने फौरन ही पूरी ताकत सर्व करते हुए उसकी उंगलियों को मोड़ना चाहा तो कुछ परेशान हो गया। उसे महसूस हो रहा था उसकी उंगलियां लोहे की सलाखों में फंस गई हैं। अली ने कहा, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ, मैं सिर्फ एक बार जोर लगाऊंगा, सिर्फ एक बार। सलमान राजी को याद नहीं था कि उसने आज तक कितने शाहजोरों से पंजा लड़ाया है, लेकिन ये याद था कि उसने आज तक किसी से शिकस्त नहीं खाई थी। उसने सोचा था हमेशा जीतने का ये हुनर आज काम आएगा और वह रिवॉल्वर जीत लेगा, लेकिन अब वो पसीने पसीने हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपनी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अली ने कहा, इसका मतलब है तुम अपने हिस्से का सारा जोर लगा चुके हो, आप वो निजात चाहते हो। ये कहते उसने एक जोर का झटका दिया। राजी के हलक से चीखें निकलने लगी। अली ने वाटसू रोकी जिंदाबाद कहकर उसे छोड़ दिया। उसकी 4 उंगलियों की हड्डियां टूट गई थीं। वो तकलीफ की शिद्दत से इधर से उधर डगमगा रहा था। हथियारों के पास से भी गुजर रहा था, मगर किसी हथियार को छू भी नहीं सकता था। दोनों हाथों की उंगलियां बेकार हो गई थीं। अली ने कारतूस की पेटी दोबारा कमर से बांधते हुए कहा, मुझ में और पारस में एक बड़ा फर्क है।
वो हमा वक्त तफरी के मूड में रहते हैं, मैं कभी वक्त ज़ाया नहीं करता। अगर मैं पहले ही दिन तनवीमी अमल के असर में ना होता तो वही पहला दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। मैं उसी दिन इस मनहूस जजीरे से निकल जाता। उसने एक रिवॉल्वर उठाया, फिर स्टेन गन शाने से लटकाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे हेलीकॉप्टर में बैठकर इस जजीरे से जाएंगे और तुम जो हमें ताबेदार बनाने वाले थे, बड़ी ताबेदारी से हमारी रवानगी का इंतजाम करोगे। चलो। उसके दोनों हाथ बेजान होकर शानों से लटके हुए थे। वो इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर अपने मातहतों को मुंह नहीं दिखाना चाहता था। अली ने उसकी गर्दन पकड़कर आगे धक्का दिया। वो जरा लड़खड़ाया, फिर बोझल कदमों से उसके आगे आगे चलने लगा। पहाड़ी के दामन में वो गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें वो 2 मुसल्ला गार्ड्स के साथ आया था। वह तकलीफ की शिद्दत से कांपते हुए बोला, पहले मुझे तिब्बी इमदाद पहुंचाओ, मैं तुम्हें इंसानियत का वास्ता देता हूं। वह गर्दन दबोच कर बोला, इस बुलंदी से धक्का दूंगा तो कटे हुए शैतीर की तरह लुढ़कते हुए नीचे जाओगे। इंसानियत का वास्ता पारस को देना, हो सकता है वो ससुराली रिश्ते का कुछ ख्याल करे, मैं ऐसी बीमारियां नहीं पालता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हम भाइयों को जजीरे से जाने दो, जाने में कोई रुकावट होगी तो दोनों पांव भी टूट जाएंगे। जजीरे के आका ने उसे बेबसी से देखा, फिर संभल संभल कर पहाड़ी से उतरने लगा। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि जजीरे में अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए अपने होने वाले दामादों को रुखसत कर देना ही बेहतर है। फिर उसकी हाकमना और जालिमाना फितरत कहने लगी, नहीं, अगर अपनी जिल्लत और बेइज्जती का इंतकाम ना लिया और इन्हें जाने दिया तो हमेशा सर झुका रहेगा। इतने बड़े जजीरे का मालिक झुके हुए सर से हुकूमत नहीं कर सकेगा। इन दोनों के हाथ पांव तोड़ने के बाद ही इन्हें जजीरे के बाहर फेंका जाएगा। वह संभल संभल कर पहाड़ी से उतर गया। अली ने कहा, तुम किसी हाथ से गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल सकोगे, फिर किस तरह अंदर बैठोगे? वह झुंझलाकर बोला, तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो? क्या मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल सकते? मैं तुम्हारी गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला मुलाजिम नहीं हूं। अगर पांव से खोलकर अंदर बैठ सको तो अच्छी बात है, वरना मैं गाड़ी में बैठूंगा और तुम आगे आगे दौड़ते जाओगे। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर ऐसा नहीं करूंगा। तुम मुझे जलील करने के लिए मेरी रियाया के सामने अपने आगे आगे कुत्ते की तरह दौड़ाना चाहते हो। मैं आदमी की तरह दौड़ने को कह रहा हूं, मगर कुत्ता आखिर कुत्ते ही की तरह दौड़ने की बात सोचता है। वह गुस्से से घुराने लगा, फिर तन कर बोला, मुझे गोली मार दो, मैं यहां से जाकर किसी से आंखें नहीं मिलाना चाहता। उसने शिकारी चाकू निकाल कर कहा, जो हाथों से मजबूर हो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं इस चाकू से तुम्हारा लिबास तार तार करूंगा तो तुम और ज्यादा तमाशा बन जाओगे। फिर भी तुमने दौड़ने से इनकार किया तो लिबास की एक धज्जी भी तुम्हारे बदन पर नहीं रहेगी। उसने बुशर्ट पर चाकू का एक हाथ मारा, उसे ऊपर से नीचे तक चीरता चला गया। वो घबरा कर बोला, मुझे बेलिबास ना करो, मैं दौड़ूंगा। चलो गाड़ी के आगे जाओ और मशरकी मोर्चे तक दौड़ते चलो। वो अपनी बेबसी पर घुराता हुआ आगे आया। अगर उसके पांव तोड़ दिए जाते तो वो हाथ से कोई हथियार उठाकर खुदकुशी कर लेता। वो अपने लिबास की सलामती के लिए दौड़ने लगा। दोनों हाथों की टूटी उंगलियों से जबरदस्त टीसें उठ रही थीं। वो खासी कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था। अगर कुव्वत बर्दाश्त ना होती और वह हौसला हार कर गिर पड़ता तो सयाद उसे लिबास से महरूम कर देता। वो आज से पहले कई बार अपने जजीरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ता रहा था। उसके साथ दौड़ने वाले अफसर थक जाते थे मगर वह दम लेने के लिए कहीं नहीं रुकता था। आज उसे सिर्फ मशरकी मोर्चे तक जाना था, जो 1 मील के फासले पर था, लेकिन उसे यूं लग रहा था जैसे वह मीलों दूर से दौड़ता आ रहा हो और ना जाने कितने मील अभी और दौड़ना पड़ेगा। वो डगमगाने लगा। अली ने कहा, संभल कर दौड़ते रहो, रुकोगे या गिरोगे तो लिबास की धज्जियां उड़ेंगी। वह लिबास की खातिर ही अपनी आखिरी कुव्वत बर्दाश्त से काम लेते हुए मशरकी मोर्चे के करीब पहुंच गया। पारस छत पर स्टेन गन लिए खड़ा था। सलमान राजी के मुसल्ला जवानों ने मोर्चे को चारों तरफ से घेर रखा था। उन्होंने अपने आका को बुरी हालत में हाँपते कांपते देखा तो अपनी राइफलों का रुख अली की तरफ मोड़ दिया। अली ने गाड़ी से उतरकर सलमान राजी को निशाने पर रखते हुए कहा, हथियार फेंक दो, तुम्हारा आका आधा मर चुका है, बाकी आधे के लिए मेरी एक गोली काफी है। छत पर से पारस ने कहा, नादानो, अब किसकी अतात और हिफाजत के लिए हथियार का बोझ उठा रहे हो? उधर तुम्हारा आका और इधर तुम्हारी मलका, और मलका आजादियां हमारे कब्जे में है। मोर्चे की 4 दीवारी में खानम ने पहले अली तैमूर की जुबान से सुना कि राजी आधा मर चुका है। उसे यकीन नहीं आया। जब पारस ने छत पर से कहा कि उसका पूरा खानदान दोनों भाइयों के कब्जे में आ चुका है तो वह दौड़ती हुई खिड़की के पास आई। वहां से काफी दूर एक खुली जगह सलमान राजी खड़ा डगमगा रहा था। फिर वो देखते ही देखते घुटनों के बल जमीन पर आ गया। कोई और होता तो वो औंधे मुंह गिर पड़ता, मगर वह संभलने की कोशिश कर रहा था। खानम ने खिड़की से चीख कर कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह मेरे सर का ताज है, इस जजीरे का आका है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। वो खिड़की से पलटकर दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ आई। वो बाहर राजी के पास जाना चाहती थी। किम्मी ने उसके मुंह पर एक कराटे का हाथ मारा। वह चीख मारकर पीछे की तरफ चली गई। दोनों लड़कियों ने खिड़की से झांककर अपने शहजोर बाप को देखा। अली कह रहा था, मैंने तुम्हारे आका के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं। अगर 3 गिनने तक तुम लोगों ने एक जगह हथियारों का ढेर नहीं लगाया तो किम्मी तुम्हारी मालका के हाथ तोड़ देगी। 1, 2, सब एक जगह अपने अपने हथियार लाकर फेंकने लगे। पारस ने छत पर से कहा, अली, राजी के पूरे खानदान को एक जगह रहना चाहिए। मैं इसकी बीवी और बेटियों को ला रहा हूं और निहत्ते जवानों को हुक्म दे रहा हूं कि वो दूर चले जाएं। पारस छत से उतरकर 4 दीवारी में आया। खानम ने तड़प कर कहा,
राजी को फौरन तिब्बी इमदाद पहुंचाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता इसे जिंदा रहने दो। हमने बेशक तुमसे दुश्मनी की, मगर खुदा गवाह हम तुम्हारी जान के दुश्मन नहीं थे, तुम्हें ताबेदार बनाने के लिए सख्ती से पेश आ रहे थे। पारस ने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी बेगैरत मां पर तरस नहीं आएगा। तुमने सिर्फ यास्मीना का दिल फेरने के लिए जरीना के साथ एक ड्रामा प्ले किया, अपने हाथों से अपनी बेटी का गिरबान फाड़कर मुझे इल्जाम दिया। देखो और इबरत हासिल करो कि किस तरह खुदा की मार पड़ रही है। इन लम्हात में ना तुम्हारे पास इक़्तिदार है, ना ताकत है, ना फौज है। तुम लोगों की इज्जत दो कौड़ी की ना रही। चलो अब बाहर चलो। यास्मीना सोचती और पछताती हुई नजरों से पारस को देख रही थी। फिर बोली, मम्मी अगर पारस की नीयत खराब होती तो वो मेरे साथ आपको भी छत पर भेज देता और आपको गन पॉइंट पर जाना ही पड़ता। फिर ये तन्हाई में जरीना के साथ मनमानी कर सकता था, कोई इसे रोकने वाला नहीं था। इतनी सी बात मेरी समझ में पहले नहीं आई। जवाब दीजिए, आपने ऐसी शर्मनाक हरकत क्यों की? खानम ने परेशान होकर कहा, बकवास मत करो। तुम्हारा बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम अपना दुखड़ा रो रही हो। पहले अपने बाप के पास चलो। यास्मीना पारस के पास आई, फिर गले का हार बनकर बोली, मुझे मुआफ कर दो, मैं मम्मी के बहकाने में आ गई थी। पारस ने कहा, किम्मी मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, इसे दूर करो। किम्मी ने यास्मीना के बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक झटका दिया। वह तकलीफ की शिद्दत से चीखती हुई अलग हो गई। पारस ने कहा, मैं मानता हूं तुम बहक गई थी, तुम्हारा ज्यादा कसूर नहीं है, लेकिन तमाम जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ लड़की को नहीं उसके खानदान को भी देखा जाता है। और मैं तुम्हारे बाप का खोखला गुरूर और माँ की बेहयाई देखता आ रहा हूं। वो दरवाजे से बाहर आया। माँ बेटियां सर झुकाकर उसके पीछे चली आ रही थी। उनके पीछे किम्मी स्टेन गन उठाए हुए थी। वो खुली जगह पर राजी के पास आई। खानम उसके करीब जाकर उसे कुछ सहारा देना चाहती थी। अली ने उसके पांव के पास फायर किया। वो चलकर पीछे चली गई। उसने कहा, खानम तुम माँ बेटियां राजी से दूर रहेंगी। मैं नहीं चाहता कि कोई करीब जाकर इसके लिए ढाल बन जाए और जरूरत पड़ने पर मैं उसे गोली ना मार सकूं। खानम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे शौहर पर रहम करो, यह प्यासा है, इसे मरहम पट्टी की जरूरत है। तुम हमारी जरूरत पूरी करो, हम तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। तुम क्या चाहते हो? हम हुकूमत फ्रांस से राब्ता कायम करना चाहते हैं। वहां से हमारे लिए हेलीकॉप्टर या तैयारा आएगा। हमारा एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर खुफिया पनागा में है। तुम उसके जरिए आसपास की किसी भी हुकूमत से राब्ता कायम कर सकते हो। वैसे मैं चाहती हूँ तुम दोनों भाई जल्द से जल्द चले जाओ, हमारा एक हेलीकॉप्टर तुम्हें वहां पहुंचा देगा। अली ने पूछा, क्यों पारस, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जवाब दिया, हम किसी के भी हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो माँ बेटियों को यरगमाल बनाकर ले जाएंगे ताकि प्रवास करते इनके वफादार हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकें। खानम ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, राजी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। हम तुम्हें ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, इटली के जनूबी साहिल पर छोड़ देंगे। तुम अपनी बेटियों के साथ बखैरियत वापस आ जाओगी। तुम मेरी दोनों बेटियों को ले जाओ, मुझे यकीन है मेरी बेटियां खैरियत से वापस आएंगी। तुम दोनों एक शरीफ और आला खानदान से ताल्लुक रखते हो, मेरी बच्चियों की इज्जत पर आंच नहीं। वो कहते कहते पारस को देखकर रुक गई। पारस ने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारी जजीरे की पनाहगाह के एक मोर्चे में जरीना की इज्जत पर हाथ डाला था। फिर तुम इसी बेहया जुबान से कैसे कहती हो कि जजीरे के बाहर ले जाकर हम तुम्हारी जवान लड़कियों को इज्जत व आबरू से वापस आने देंगे? वो बात बदल कर बोली, ख्वामखा बहस में वक्त ज़ाया ना करो, राजी को धुआं और मरहम पट्टी की जरूरत है। अली ने कहा, वक्त तुम ज़ाया कर रही हो, तुम हमारे साथ जाने के बाद यहाँ वापस आओगी तो तुम्हारी वफादार इसकी मरहम पट्टी कर चुके होंगे। तुम्हारे जाने और आने में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे लगेंगे। बाजी तुम्हारे हाथ में है, मैं अपनी बात नहीं मनवा सकूंगी, लेकिन मुझे राजी के पास जाकर मशवरा करने की इजाजत दो। अली ने कहा, हमने फातिह की हैसियत से हुक्म दिया और हुक्म सादिर होने के बाद किसी मशवरे की गुंजाइश नहीं हुआ करती। सलमान राजी इसी तरह घुटने टेके टूटे हुए हाथों को जानू पर रखे बैठा हुआ था। उसने तकलीफ से कराहते हुए और झुंझलाते हुए कहा, बेवकूफ औरत, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, तो इनसे नाकाम मजाकरात करके मुझे और मौत के करीब पहुंचा रही है। उल्लू की पट्टी, जा उनके साथ, अपनी औलाद को भी ले जा, तेरे दफा होने से मेरी मरहम पट्टी तो हो सकेगी। खानम ने एक अफसर से ट्रांसमीटर लेकर राब्ता कायम किया, फिर एक हेलीकॉप्टर लाने का हुक्म दिया। यास्मीना ने किमी से कहा, मुझे पारस से 2 बातें करने दो। किमी ने कहा, तुम तैमूर खानदान को नहीं जानती हो, इस खानदान के अफराद जो कह देती हैं वो बात पत्थर की लकीर बन जाती है। जब इसने कह दिया है कि तुम्हें करीब भी ना आने दिया जाए तो फिर बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किम्मी, तुम औरत हो, ये बात अच्छी तरह जानती हो कि एक लड़की अपना सब कुछ जिसके हवाले करती है फिर उसके सिवा किसी दूसरे का तस्वुर भी नहीं करती। मैं ऐसी लड़कियों में से नहीं हूं। मैंने आज तक अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया, शायद इसलिए कि कोई मर्द मुझे जीत नहीं सका। मैं समझ गई, पारस ने तुम्हें जीत लिया है, तुम अपने चांस में हो, इसलिए मेरा रास्ता काट रही हो। बकवास करोगी तो मुंह तोड़ दूंगी। मैं पारस को छोटे भाई या बेटे जैसा समझती हूँ, उसे तुम्हारे खानदान से दूर रखना मेरा फर्ज है। मैं आहनी दीवार हूं, तुम्हारा बाप भी मुझे तोड़कर तुम्हें पारस तक नहीं पहुंचा सकेगा। वो बेबसी से दूर खड़े हुए पारस को देखने लगी। ऐसे ही वक्त मैं पारस के पास आया, वहां मेरी तवक्को के खिलाफ सिचुएशन बदली हुई थी। मेरे बेटों ने सलमान राजी समेत उसकी पूरी फैमिली को कैदी बनाया हुआ था। पारस ने पिछली रात से अब तक के हालात बताए।
मैंने कहा किमी से कहो वह सलमान राजी को गन पॉइंट पर रखे, तुम दोनों भाई एक दूसरे के करीब हो जाओ, मैं तुम्हारे जरिए अली से भी गुफ्तगू करूंगा। पारस ने किमी को मेरी हदायत सुनाई। वह सलमान राजी को निशाने पर रखकर उसे 2 कदम के फासले पर खड़ी हो गई। दोनों बेटे करीब हो गए। दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। मैंने पारस के जरिए कहा, अली अभी यह जजीरा छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है। तुम दोनों को सिर्फ अपनी निजात का रास्ता नहीं देखना चाहिए। तुम जब चाहोगे अपनी सलाहियतों के बल पर यहां से निकल जाओगे। अगर ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी तो हम टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी मदद करेंगे। अली ने कहा, पापा हमें कहीं ना कहीं मसरूफ रहना है। अगर यहाँ हाथ पर हाथ धरकर ना बैठना पड़े तो मैं जजीरे में रहूंगा। यहाँ तुम्हारी काफ़ी मसरूफियात होंगी। यहाँ के दहशतगर्द लीबिया जैसे इस्लामी मुल्क में तकरीबी कार्रवाइयाँ करती हैं। ये दहशतगर्दी करने वाले ना किसी मुल्क और कौम के दुश्मन होते हैं, ना किसी से मजहबी बुग़्ज़ रखते हैं। ये सिर्फ रकम की खातिर बेगुनाहों को कत्ल करते हैं और शहरी अमन व अमान गारत करते हैं। सलमान राजी सुपर मास्टर से दुश्मनी मोल लेने के बाद अपनी फौज के जवानों को भारी मुआवजा नहीं दे सकेगा। इसके लिए वो मास्क मैन से सौदेबाजी करेगा। मास्क मैन लीबिया का दोस्त है। वो किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करेगा। यस पापा, बात समझ में आ गई है। हम यहाँ रहकर इन दहशतगर्दों को किसी बड़े ताकतवर मुल्क का अलहकार नहीं बनने देंगे, पारस ने कहा। लेकिन इन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए हमें भारी मुआवजा अदा करते रहना होगा। मैंने कहा, हमारे लिए दौलत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। तुम इन्हें तनख्वाहदार सिपाही बनाकर रखोगे, इन्हें इनाम इकराम से नवाजते रहोगे तो ये तुम्हारे वफादार और जानिसार बन जाएंगे। इसका मतलब है हमें इस जजीरे में सलमान राजी के इक़्तिदार को ख़त्म करना होगा। वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जब ये तमाम मुसल्लह जवान तुम्हारे तनख्वाहदार होंगे तो राजी किस पर हुक्म चलाएगा, किस पर हुकूमत करेगा? अली ने कहा, दुरुस्त है। कोई मुल्क हो या जजीरा, वहाँ की फ़ौज जिसके कंट्रोल में होगी वही उस इलाके का हुक्मरान होगा। और हमें सुपर मास्टर के बाद मास्क मैन को यहाँ का कंट्रोल संभालने का मौका नहीं देना चाहिए। पारस ने सोच के जरिए कहा, पापा मैं समझता हूँ यास्मीना अपनी बहन और माँ बाप से मुख्तलिफ है। इनकी बेहयाई देखकर मुझे ख्याल है कि यास्मीना पर भी इनका असर होगा। आइंदा वो किसी मौका पर बेहयाई का मुजाहरा कर सकती है, क्योंकि इसके खानदान के अफराद रह रहकर अपना मजाज और अपना रवैया बदलते रहते हैं। ये सोचकर मैं इससे नफरत जाहिर करने लगा हूँ, मगर दिल कहता है मैं इसे नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम अली के साथ इसके सामने अभी फैसला बदलो, मैं यास्मीना के मुतल्लिक सही मालूमात हासिल करता हूँ। हेलीकॉप्टर कुछ दूर आकर उतर गया था। खानम ने कहा, अली मैं अपनी बेटियों को लेकर तुम लोगों के साथ चल रही हूँ, आओ देर ना करो, राजी को मेडिकल एड मिलने दो। अली ने कहा, जरा सब्र करो, अभी हम कुछ अहम फैसले कर रहे हैं। क्या यहाँ टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने और प्लास्टर करने वाले डॉक्टर हैं? खानम ने कहा, यहाँ हर तरह का इलाज होता है, हमारे यहाँ निहायत तजुर्बेकार डॉक्टर हैं। मैंने इसकी उंगलियां तोड़ी हैं, अपनी आंखों के सामने इसका इलाज कराऊंगा फिर जाऊंगा। वो परेशान होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? तुम लोग जब तक रहोगे हमें राजी के करीब जाने नहीं दोगे। अगर अपनी खुफिया पनाहगाह में इसका इलाज कराओगी तो तुम माँ बेटियां इससे आज़ादी के साथ मिल सकोगी। उस पनाहगाह में हम भी रहेंगे, हमारी इजाज़त के बगैर कोई मुलाजिम या अफसर अंदर नहीं आएगा। सलमान राजी ने फिर तकलीफ से परेशान होकर झुंझलाते हुए कहा, बहस मत करो, ये जो कहते हैं मान लो, डॉक्टर को फौरन यहाँ बुलाओ। अली ने करीब जाकर रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, डॉक्टर यहाँ नहीं आएगा, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और हेलीकॉप्टर में चलकर बैठो, तुम्हारा इलाज खुफिया पनाहगाह में होगा। वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ, किसी को करीब आकर सहारा देने की इजाज़त नहीं थी। पहले अली हेलीकॉप्टर के अंदर गया, फिर राजी को अंदर आने के लिए सहारा दिया। इसके बाद खानम, उसकी बेटियां किम्मी और पारस आकर बैठ गए। मैं यास्मीना के दिमाग में आया, वो सांस रोकना चाहती थी। मैंने कहा, मैं फरहाद हूँ। उसने पूछा, मैं कैसे यकीन करूँ? तुम कोई दुश्मन भी हो सकते हो। फिलहाल इस दुनिया में हमारे सिवा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। उसने पिछली सीट पर बैठे हुए पारस को देखा, फिर कहा, आप इनके पापा हैं तो ना जाएं। आपके आने से मुझे डूबने वाली को सहारा मिल रहा है। मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है, तुम थोड़ी देर खामोश रहो। मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर सच और झूठ को समझना चाहता हूँ। वो खामोश रही, मगर शर्माती रही कि शायद मैं पारस के लिए उसके जज्बात को पढ़ रहा हूँ। मैं उसके चोर ख्यालात और चोर इरादे पढ़ रहा था। उसका दिल और दिमाग पारस के लिए आईने की तरह साफ था। वो एक बार उसके किरदार पर शुबा करके पछता रही थी और उसके चोर इरादे बता रहे थे कि वो किसी भी आजमाइशी मौका पर पारस की खातिर अपने माँ बाप की जानी दुश्मन बन जाएगी। मैंने उसकी सोच में कहा, यह मैं क्या सोच रही हूँ? जिस माँ ने मुझे पैदा किया, जिस बाप ने मुझे लाड प्यार से पाला, मुझे बचपन से लेकर आज तक किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा, जवानी में मेरे लिए पारस जैसे जवां मर्द को अगवा किया और मुझे उसकी आगोश में पहुंचाया, मैं उन्हीं माँ बाप से दुश्मनी की बात सोच रही हूँ। मैंने उसे मस्बत और मनफी सोचों के दरमियान उलझा दिया। थोड़ी देर के लिए अपनी मौजूदगी भुला दी। वो बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई। ये बात एक मोटी सी अकल से भी समझी जा सकती है कि दोनों पारस को हमेशा के लिए हम दोनों बहनों का वफादार बनाकर रखने की खातिर ही मम्मी और डैडी इतनी मुसीबतें उठा रहे हैं। सच है, औलाद जवानी में अंधी हो जाती है। महबूब के दिमाग से सोचती है तो माँ बाप समझ में नहीं आते। महबूब की आंखों से देखती है तो वालिदैन कचरा नजर आते हैं। मुझे अपनी मम्मी और डैडी से मोहब्बत है। मैं उनके सर झुके हुए नहीं देखना चाहती।
मैंने फिर उसकी सोच में सवाल किया। अभी उनके सर झुक गए और मैं हूं कि उनके सर झुकाने वाले की दीवानी हो रही हूं। आखिर क्यों? वो कशमकश में रही। मैंने उसकी सोच में कहा, अभी मेरी एक जरा सी भूल पर पारस के तेवर बदल गए। उसने मुझे धुतकार दिया। उसका साथ देने वाली किमी ने मुझे मारा भी है और वह तमाशा देखता रहा है। मुझे और मेरे खानदान को ये जिस कदर जलील कर सकता है करता जा रहा है। जब डैडी से तनवीमी अमल के जरिए ताबेदार बना लेंगे तो फिर ये कभी हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, हमेशा मेरे इशारों पर चलेगा। उसकी अपनी सोच ने कहा, हाँ, फिर मेरे वालिदैन के सर नहीं, दोनों पारस के सर झुके रहेंगे। खुदा करे मेरा पारस जजीरे से ना जाए और मेरे डैडी जल्द सेहतयाब हो जाएं। फिर वो इस पर अमल करेंगे। इसे हमेशा के लिए अपना बनाए रखने के लिए मुझे यही दुआ करना चाहिए। मैंने फिर दूसरे पहलू से ख्यालात पैदा किए। लेकिन ये तो यकतरफा मोहब्बत होगी, यानी मोहब्बत सिर्फ मैं करूंगी और पारस के दिमाग में तनवीमी अमल के जरिए जबरदस्ती मोहब्बत ठूंसी जाएगी। उसने फैसला कुन अंदाज में सोचा, चलो जबरी मोहब्बत ही सही, वो कभी मुझे छोड़कर इस जजीरे से नहीं जाएगा। अब मुझे पारस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सलमान राजी को खुफिया पनाहगाह में पहुंचा दिया गया। एक डॉक्टर, एक असिस्टेंट और 2 नर्सों को उसके पास जाने की इजाजत दी गई। वो उसकी उंगलियों की हड्डियों को जोड़ने में मसरूफ थे। मैंने पारस से कहा, यास्मीना तुम्हें बेशक चाहती है, लेकिन इसकी रगों में सलमान राजी का इक़्तिदार पसंद खून है। तुम्हें चाहते रहने के लिए तुम पर कब्जा जमाए रखना चाहती है। यूं देखा जाए तो यह हर औरत का हक है। वो अपने मर्द पर सिर्फ अपना कब्जा देखना चाहती है, लेकिन तावीज़ गढ़नों, जादू टूनों और तनवीमी अमल के जरिए मर्द के दिल दिमाग को अपनी तरफ फेरना सरासर साजिश है। जब किसी अमल से किसी की मर्दानगी को ज़ेर कर लिया जाए तो उस औरत के पास एक मुकम्मल मर्द नहीं रहता, सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला एक आदमी रह जाता है। पापा, इनका पूरा खानदान नाकाबिले एतबार है। इन्हें जब भी मौका मिलेगा यह हमें ताबेदार बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा, इन्हें ताबेदार बनाने के लिए तुम्हें कुछ अरसा यास्मीना के साथ रहना होगा। तुम, अली और किमी एक साथ इस खुफिया पनाहगाह में नहीं रहोगे। मैं नहीं चाहता कोई मुसीबत आए तो तुम सब एक साथ उसमें गिरफ्तार हो जाओ। इसलिए तुम किसी दूसरी पनाहगाह में यास्मीना के साथ रहोगे। वहीं किमी खानम की निगरानी करेगी। अली यहाँ सलमान राजी और जरीना के साथ रहेगा। मैं और किमी बारी बारी सोते जागते खानम और यास्मीना की निगरानी कर सकते हैं, लेकिन अली यहाँ तना रहेगा। मैं अभी तुम लोगों के लिए सच्चे वफादार तलाश करता हूँ। अभी किमी बाहर जाएगी। मैंने किमी के पास आकर कहा, हमें वफादारों की ज़रूरत है। हम अभी से राजी के सिपाहियों पर भरोसा नहीं करेंगे। तुमने 2 नंबर कैंप में कैदियों को देखा है, वो मजलूम है, सलमान राजी से नफरत करते हैं। वही हमारा साथ दे सकते हैं। वो बोली, जब मैं 1 क्लास जेल में जाती थी तो वो मुशक्कत करने वाले और जुल्म सहने वाले कैदी मुझे हसरत से देखते थे। मुझे यकीन है वो मेरे हमायती बन जाएंगे। उन कैदियों में फरेबी और मक्कार भी हो सकते हैं। तुम अभी हेलीकॉप्टर में जाओ, वहां उनसे बातें करो। मैं तुम्हारे जरिए उनके अंदर पहुंचकर वफादारों का इंतखाब करूंगा। वो खानम के पास आकर बोली, मैं कैंप नंबर 2 में जा रही हूं। अपने सीनियर अफसर से कहो वो मेरे साथ रहेगा। मैं जिस कैदी को चाहूंगी उसे कैद खाने से निकालकर मुसल्ला करूंगी। वो इस सिलसिले में मेरी मदद करेगा। खानम ने एक सीनियर अफसर को उसके साथ हेलीकॉप्टर में जाने को हुक्म दिया। वो 10 मिनट में वहां पहुंच गई। एक एक कैदी से बातें करने लगी। मैं हर एक के दिमाग की तह में पहुंचकर उसकी फितरत और उसके इरादों को समझ रहा था। किमी उनसे कहती जा रही थी कि जजीरे पर अब फरहाद अली तैमूर के बेटों का कब्जा है। उन्हें फौरी तौर पर वफादारों की जरूरत है। यह सुनकर सब कैदी खुद को वफादारी के लिए पेश करते थे। इसी बहाने कैद से रिहाई हासिल करना चाहते थे। ये सोचकर खुश होते थे कि रिहाई के साथ हथियार भी मिलेंगे, फिर हेलीकॉप्टर और बड़ी लॉन्चा में बैठने का मौका मिलेगा तो वो किमी और दोनों पारस को जुल देकर जजीरे से फरार हो जाएंगे। मैंने ऐसे मक्कारों को कैद ही रहने दिया। तकरीबन 30 ऐसे कैदियों को रिहाई दिलाई जो अपने हालात के पेश नज़र जहानत और संजीदगी से मेरे बेटों के वफादार रहना चाहते थे। उनमें से बेशतर ऐसे थे जिनका दुनिया में कोई नहीं था। वो जजीरे से बाहर निकलने के लिए बेचैन नहीं थे। बाज नए वफादार मेरे नाम से और शख्सियत से मुतासिर थे। उन्होंने सोचा, फरहाद साहिब पलक झपकते ही दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। हम उनके जरिए अपने बीवी बच्चों की खैरियत मालूम कर सकते हैं, उन्हें माली इमदाद पहुंचा सकते हैं। हमें दोनों पारस की खिदमत करते रहने से ज़ाती और घरेलू खुशहाली नसीब होगी। हमारे मुतालिक ऐसे ख्यालात रखने वाले वफादार दूसरे कैदियों को भी यही बातें समझाते थे। मैंने उन लोगों को बारी बारी मुखातिब किया, उनके मुल्कों, शहरों और घरों के पते पूछकर नोट किए और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं 6 घंटे के अंदर तमाम वफादारों की फैमिली तक पहुंचकर उनकी खैरियत मालूम करूंगा। उनमें से हर फैमिली को माहाना $5000 मिलते रहेंगे। इस रकम की अदायगी आज ही से शुरू होगी। एक तो उन्हें रिहाई मिल गई थी, दूसरे बीवी बच्चों को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा था। ऐसे में वो दोनों पारस की खातिर अपनी गर्दनें कटाने के लिए भी तैयार हो गए थे। उनमें से 12 फैमिली वाले थे। उनकी वफादारी कभी नहीं बदल सकती थी। उनमें से 5 अली के और 5 पारस के खास बॉडीगार्ड बनाए गए। बाकी 2 अफराद को उनका खाना तैयार करने यानी किचन का काम संभालने का हुक्म दिया गया, क्योंकि किसी और के हाथों का खाना नुकसान पहुंचा सकता था।